नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए जुड़ते हैं अपने ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के डिस्कशन प्रोग्राम से। टेस्ट पेपर आपके सामने आ चुका है, आपने इसे देख लिया है। अब आइए इसके आंसर का डिस्कशन करते हैं। सीधे सीधे हम सवालों की ओर बढ़ते हैं और सवालों की ओर में पहले सवाल पर जाते हैं। और पहले सवाल पर जाने से पहले मैं कुछ आपको बातें बता देना चाहता हूं। इस टेस्ट के डिस्कशन को हम अच्छी तरह से करेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ टेस्ट का बेहतर लाभ कैसे प्राप्त करना है, इस बात पर हम थोड़ी सी चर्चा टेस्ट के आखिरी में करेंगे। तो आखिरी तक बने रहिएगा, सजगता से बने रहिएगा, सहजता से बने रहिएगा। आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। सवाल नंबर 1 है कि सिस्टर सिटी समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन थोड़ा मैं तेजी से पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऑलरेडी है। तो सिस्टर सिटी समझौते के बारे में आपके सवालों में लिखा गया है। पहला ऑप्शन है कि यह सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देशों के बीच कस्बों, शहरों, काउंटी आदि क्षेत्रों के बीच एक कानूनी और सामाजिक समझौता है। 2015 में भारत और जापान ने सिस्टर सहयोग पर एक हस्ताक्षर किया। जापान, चीन और अमेरिका ही ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत ने अब तक सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं ऐसे ही पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को ताकि आप मिलाते चलिए। अब आते हैं इसमें सही कौन है, गलत कौन है, फोकस इस पर करना है। तो सीधे सीधे आइए इसकी व्याख्या करते हैं। इसका जो कथन है वो एक सही है, कथन एक सही है, यानी यह वाला ऑप्शन सही। हम पूरे आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं। और यह वाला ऑप्शन सही इसलिए है कि सच में जो सिस्टर सिटी समझौता है या जो ट्विन टाउन का कॉन्सेप्ट है, यह यही है कि किन्हीं दो देशों के दो शहरों के बीच वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाए। तो कथन नंबर 1 सही है। अब कथन नंबर 2 के बारे में करें तो यह भी सही है कि 2015 में भारत और जापान ने सिस्टर सिटी सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। साथ ही साथ अगर तीसरे कथन की बात की जाए तो तीसरा कथन आपका एक गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है जापान, चीन और अमेरिका ही ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत ने सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ, ये गलत है। सिर्फ यही 3 देश नहीं है, इसके अलावा और भी देश हैं जिसमें शामिल है चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, रूस, कनाडा, जर्मनी, बेलारूस, मॉरिशस, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हंगरी, जॉर्डन। ये तमाम देश हैं जिनके साथ भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये रहा पहला क्वेश्चन। साथ ही साथ जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो इसकी पीडीएफ मिलेगी। इसमें जितने आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन पर अन्य भी बातें दी गई हैं आपके पीडीएफ में। तो एक बार उस पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई ऐसे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं जो हमारे डिस्कशन में नहीं आएंगे, लेकिन जानकारी के लिए उन बातों को भी जानना जरूरी है। ये रहा पहला सवाल। अब आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है ट्रोइका प्लस बैठक। हाल ही में खबरों में रही, न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा। तो यह किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है अफगानिस्तान में शांति, कार्ड देशों के लिए सुरक्षा संवाद, शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र, विरासत स्थलों के संरक्षण पर चर्चा के लिए यूनेस्को का मंच। 4 विकल्प हैं, इनमें से सीधे सीधे पहला विकल्प सही है और वह है कि ट्रोइका प्लस जो है यह वस्तुतः अफगानिस्तान में शांति के लिए एक पहल है। एक वार्ता आयोजित की जाती है कि कैसे अफगानिस्तान में शांति की प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए, अस्थायी शांति के समाधानों को ढूंढा जाए। इस ट्रोइका प्लस बैठक में भाग लेते हैं अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान, और यही देश मिलकर के उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनसे हम अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को बहाल कर सके और बढ़ावा दे सके। यह है इस प्रश्न का उत्तर। अगर तीसरे प्रश्न की ओर चला जाए, जो प्रश्न है हमारा, और वो है कि ब्लू डार्ट नेटवर्क, बीडीएन पहल जिसे आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में क्या सही है और क्या गलत है? ऑप्शन है कि यह भारत और अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल है। ऑप्शन 2 है कि यह वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए एक बहुहितधारक पहल है।
दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा है कि बीडीएन परियोजना के लिए सार्वजनिक धन या ऋण की पेशकश करेगा, यानी सीधे प्रोजेक्ट को पैसा देगा। तीसरा ऑप्शन ये है। अगर इनमें सही गलत को तलाशा जाए तो याद रख लीजिएगा, सीधे सीधे आइएगा, इसका उत्तर बी सही है, यानी केवल दूसरा ही सही है। तो शेष बातें इसमें क्या है, तो शेष बातें की ओर चलेंगे। पहला कथन गलत है, क्योंकि यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है, न कि यह भारत अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है। यह सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी नेतृत्व की पहल है, अमेरिका की पहल है। आप कहोगे यह अमेरिका की पहल क्यों है? दरअसल चाइना कर क्या रहा है कि अपने शक्ति के विस्तार के लिए एक मोहरा बना रहा है, वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। और इसके तहत चाइना कर क्या रहा है कि ढेर सारे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, उनको पैसा दे रहा है। पहले समझना, फिर एक एक क्वेश्चन पर आएंगे। चाइना देशों में को इंफ्रा के निर्माण के लिए पैसा दे रहा है, पहल कर रहा है, और इसी बहाने वो ढेर सारे देशों को अपने प्रभुत्व में ला रहा है। अमेरिका चाहता है इसका काउंटर करना। अमेरिका सीधे सीधे चाहता है कि जो एशिया और प्रशांत के विकासशील देश हैं वह चाइना की इस पहल में शामिल न हो, बल्कि अमेरिका उनसे कहता है कि आपके यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण चाइना कर रहा है वह उसकी एक रणनीतिक चाल है, उसमें फंसिए मत। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए हम खुद एक शानदार पहल कर रहे हैं, इसमें शामिल होइए। तो यानी कुल मिलाजुला करके हम कह सकते हैं कि पहला सही है क्योंकि अमेरिकी नेतृत्व की पहल है। दूसरा ऑप्शन भी सही है कि यह वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए एक बहुहितधारक पहल है, यानी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ साथ सड़कों, बंदरगाहों, पुलों के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना करेगा ताकि ग्लोबल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सके। कथन 3 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कथन 3 में लिखा है कि यह परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक धन की पेशकश करेगा। जी नहीं, या किसी भी परियोजना के लिए सार्वजनिक धन की पेशकश सीधे सीधे नहीं करेगा, बल्कि यह तो इन देशों में ठीक एक ऐसी प्रणाली की स्थापना करेगा जिससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ये देश जाएं और इन देशों को चीन के झांसे में आने से रोका जा सके। तो ये क्वेश्चन रहा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गठबंधन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, CDRI के संबंध में निम्न कथनों में कौन सही है? कथन पहला आपके सामने दिया गया है कि इसे भारत द्वारा 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के जोखिम प्रबंधन मानकों, वित्त पोषण, वसूली तंत्र के क्षेत्र में अनुसंधान और ज्ञान को साझा करने पर बढ़ावा देना है। CDRI का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। निजी क्षेत्र के संगठन भी इसके हिस्से हैं। इसमें इस सवाल का जवाब है, इसका दूसरा सही है, यानी 1, 2 और 4 सही हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। तो याद रखिएगा ये 3 गलत है। तो आइए 3 की ओर चलते हैं। ये 3 गलत क्यों हैं? तो जब हम 3 की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय सीधे सीधे दिल्ली में है, न कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा यह सवाल हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि बहुपक्षीय निवेश संधियों BIT के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर BIT के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। BIT अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो एक राज्य के नागरिक और कंपनियों द्वारा दूसरे राज्य में निजी निवेश के लिए नियम और शर्तें स्थापित करते हैं ताकि एक देश के क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके और उसकी रक्षा की जा सके। यह जब्ती से सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। तीसरा, यह व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD सभी राज्यों के बीच BIT का डाटाबेस रखता है, इससे संबंधित डाटा सूचनाएं रखता है। चौथा, भारत ने 1994 में USA के साथ अपने पहले BIT पर हस्ताक्षर किए।
इसमें से कौन सही है आपको चुनना है, तो सीधे जान लीजिए इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा सही है। आंसर ये है। अब चौथा गलत है, तो क्यों गलत है? तो याद रखिए, भारत ने यूएसए के साथ अपने पीएलए बीआईटी पर हस्ताक्षर न किया, बल्कि भारत ने यूके के साथ 1994 में अपने पहले बीआईटी पर हस्ताक्षर किया था, यानी ग्रेट ब्रिटेन के साथ हस्ताक्षर किया था। और अभी अभी हाल में 2020 में भारत ने सबसे लास्ट में सबसे नया ब्राजील के साथ हस्ताक्षर किया है। इसके साथ साथ तकरीबन 86 ऐसी द्विपक्षीय संधियों पर भारत हस्ताक्षर कर चुका है। तो इसके आंसर की व्याख्या ये रही, यानी अमेरिका पहला बीआईटी पर हस्ताक्षर करने वाला भारत की तरफ से देश नहीं है। कौन सा है? ब्रिटेन है। तो ये इसका सही जवाब है। अब अगले सवाल की ओर आइए। हाल ही में खबरों में आया सिडनी डायलॉग किससे संबंधित था? सिडनी डायलॉग किससे संबंधित था? तो सीधे सीधे साइबर और अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगियों से संबंधित था सिडनी डायलॉग। ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया है। तो क्या है ये सही है? तो क्यों सही है? दरअसल सिडनी डायलॉग यह ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान की एक पहल है। ऑस्ट्रेलिया का एक संस्थान है ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान, उसकी एक पहल है। यह दुनिया में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर डिजिटल डोमेन के नतीजों पर चर्चा करने के लिए साइबर से संबंधित एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है। पहली बार सिडनी डायलॉग 2021 में मनाया गया, विश्व स्तर का पहला है, 2021 में मनाया गया। तो इसका ये सही है कि यह साइबर और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों से संबंधित है। यही इसका सही जवाब है। अब जब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो कहा जाता है कि भारत के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की परमाणु सिद्धांत क्या है? भारत ने क्या उसको प्रकाशित किया है? तो भारत के परमाणु सिद्धांत के विषय में यह कहा गया है कि भारत परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य के लिए खड़ा है। ठीक, ये पहला विकल्प है। दूसरा है परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल न करना भारत के परमाणु सिद्धांत के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा है भारत अपने परमाणु सिद्धांत में पहले इस्तेमाल न करने की नीति का पालन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? कौन कथन गलत है? इसमें से कौन सही है ये नहीं चुनना है, कौन गलत है ये चुनना है। और जब भी एग्जाम में इस पर विशेष फोकस किया कीजिए। टेस्ट में अभी से फोकस कीजिए तो आदत पड़ जाइए। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना और आंसर ढूंढते रहना, देखना है क्या बोल रहा है। तो इसमें कौन गलत है? अगर गलत की बात की जाए तो इसमें 2 गलत है। ठीक, 2 गलत है। ठीक, इसमें लिखा है कि परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करना भारत की नीति है। नहीं, भारत की नीति है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है, जो देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, उनके खिलाफ हम कभी परमाणु शस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे। यानी यह क्या है? गलत है। सही क्या है कि जो देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, यानी जिसके पास परमाणु बम नहीं है, हम उसको परमाणु बम नहीं मारेंगे। यह भारत की नीति है। साथ साथ ये सारे कथन सही है, ये भी सही है। भारत ने साफ साफ कहा है कि पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आगे भारत ने भी कहा है कि अगर हमारे खिलाफ किसी ने परमाणु शक्ति का इस्तेमाल किया तो हम इतनी ताकत से अपने परमाणु शस्त्रों का उपयोग करेंगे, सामने वाले को पूरा नष्ट कर देंगे। समझ में आ गई बात? अब अगले सवाल की ओर आइए। ठीक, अगले सवाल की ओर आइए। इंटरनेट गवर्नेंस ऑफ फोरम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आईजीएफ इंटरनेट गवर्नेंस नीति चर्चा के लिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक चर्चा मंच है। विकासशील देशों में इंटरनेट प्रशासन के लिए क्षमता निर्माण में योगदान करना, ज्ञान और विशेषज्ञता का स्थानीय स्तर पर पूरी तरह से आकर्षित होकर काम करना इसका उद्देश्य है। 2021 में भारत पहली बार फोरम की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का शुभारंभ किया। इनमें से कौन सही है? तो कहा जा रहा है 2 और 3 सही है। तो गलत कौन है? पहला और चौथा। तो देखना पड़ेगा पहला और चौथा क्यों गलत हैं। तो हम पहले की ओर जब बढ़ते हैं तो पहला कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र आधारित मंच है, और यहां क्या कह रहा है कि यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच है।
तो गलत हो गया ना। यह मंच किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच है। साथ साथ अब चौथा क्यों गलत है? तो चौथा इसलिए गलत है कि यह इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, निक्सी और मल्टी मैक होल्डर ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया, यानी आईटी मंत्रालय इसमें है, गृह मंत्रालय इसमें नहीं है और अन्य ये लोग शामिल हैं। तो इसलिए चौथा गलत है। पीडीएफ आपको पूरी मिलेगी। हर टेस्ट में के इंफॉर्मेशन को नोट करते चलिए और टेस्ट क्लास में बताएंगे कि जो लोग शीर्ष पर हैं उनके लिए क्या है और जो लोग शीर्ष पर नहीं हैं वो क्या करेंगे, तो शीर्ष पर आ जाएंगे उनको क्या क्या करना है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, रणनीतियों पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम टेस्ट की प्रक्रिया द्वारा आपको इतना मजबूत कर दें, आपकी कमियों को इस कदर दूर कर दें, किस मॉक टेस्ट के से होकर के जब आप असली टेस्ट में जाएं। ये तो मॉक टेस्ट है, असली टेस्ट तो यूपीएससी लेती है। ये मॉक टेस्ट इसीलिए जब असली टेस्ट में जाएं तो कोई गलती ना करें। कहावत कही जाती है ना कि युद्ध जीतना है तो युद्धाभ्यास होते रहने चाहिए। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि देश आपस में युद्धाभ्यास करते रहते हैं, ताकि जब असली युद्ध से सामना हो तो हाँ, हमारे पास हारने का विकल्प ही न रहे, सिर्फ और सिर्फ जीतने का विकल्प रहे। समझ में आ रही बात? तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? तो पहला ऑप्शन है एआईआईबी का उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। दूसरा, इसका मुख्यालय संघाई में है। तीसरा, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसमें से सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर है सी, 1 और 3, यानी पहला और 3 सही है। तो दूसरा और चौथा गलत कैसे है? तो आइए, दूसरा और चौथा गलत कैसे है? तो इसका जो मुख्यालय है वह संघाई में न होकर के बीजिंग में है। पहली बात तो ये जान लीजिए, यानी मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है, न कि संघाई में है। चौथे की ओर बढ़ते हैं भैया। तो इसमें जो चौथा है वह है कि कैसे गलत है, इस पर बात करते हैं। तो आईआईबी में सदस्यता के लिए विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है, यानी इसमें विश्व बैंक और साथ साथ एशियाई विकास बैंक के सभी सदस्य हो सकते हैं। इन सदस्यों को क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्रीय सदस्य क्या है इसके बारे में भी बात की गई है और गैर क्षेत्रीय सदस्य क्या है इसके बारे में भी बात की गई है। और इस प्रकार के, ठीक, यह क्या है? यह चौथा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि एशियाई, इसमें क्या लिखा गया है? एआईआईबी की सदस्यता सभी एशियाई देशों के लिए खुली और एशिया के बाहर किसी भी अन्य देश तक सीमित है। तो याद रखिए, किसी भी अन्य देश तक सीमित नहीं है। जितने भी सीधे सीधे विश्व बैंक के सदस्य हैं, एशियाई बैंक के सदस्य हैं, वे सभी इसकी सदस्यता ले सकते हैं। हाँ, लेने के बाद सदस्यता को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। क्षेत्रीय सदस्य कौन है, गैर क्षेत्रीय सदस्य कौन है, यानी क्षेत्रीय मतलब एशिया के सदस्य कौन है, गैर एशिया के सदस्य कौन है। तो इस प्रकार इसका पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया। देखो, हमारा उद्देश्य है टेस्ट डिस्कशन का कि आपके सूचना और कॉन्सेप्ट में थोड़ा वृद्धि कर देना। तो जो यहां सही है वो तो सही है, जो गलत है उसकी व्याख्या कर देना और उससे सही ऑप्शन की ओर आपको बढ़ा देना, सही सूचनाएं दे देना। अब आइए अगले सवाल के बारे में, 10वें सवाल के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आईईए का सदस्य बनने के लिए एक सदस्य देश को आर्थिक सहयोग विकास संगठन का सदस्य होना चाहिए, यानी पहले आर्थिक सहयोग विकास संगठन का सदस्य बनिए तब इसका सदस्य बनिए। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आईईए द्वारा प्रकाशित की जाती है और भारत आईईए का सहयोगी सदस्य बना है। इसमें से अगर देखा जाए कौन सही है, तो याद रखना ए, बी, सी और डी में से कहा गया है किसमें से सभी सही हैं। तो कैसे सभी सही हैं? तो याद रखना, देखिए, आईईए 30 सदस्य देशों से बना है और इसका सदस्य होने
का जो उम्मीदवार देश है वह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य होना चाहिए। इसका सदस्य होंगे तभी इसको उम्मीदवारी कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट की बात करें तो यह कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों को प्रकाशित करता है। वह है ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा संतुलन रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य रिपोर्ट और इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ये सारी इसकी रिपोर्टें हैं, इसको याद कर लीजिएगा। तीसरी में से नीचे है ना कि इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, तो यह भी सही हो गया। नीचे का स्टेटमेंट सही ही है और इसकी नीचे आपको व्याख्या दी हुई है। अगर क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर चला जाए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करती है। क्या निर्धारित करती है? स्टैंडर्ड निर्धारित करती है। दूसरा है ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट नाम से सूचियां प्रकाशित करती है। तीसरा है भारत ने हाल ही में FATF की सदस्यता के लिए आवेदन किया है और 2024 तक इसके प्राप्त होने की अधिक संभावनाएं हैं। अगला ऑप्शन है इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास मुख्यालय में स्थित है। तो आइए देखते हैं इसमें सही कौन है। तो सही है ए, यानी पहला और चौथा। तो पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो गलत कैसे है? दरअसल इसमें लिखा गया है कि यह ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट नाम से दो रिपोर्ट प्रकाशित करता है या दो सूचियां प्रकाशित करता है। जी नहीं, यह व्हाइट और ब्लैक लिस्ट नाम से प्रकाशित न करता है, बल्कि यह ग्रे लिस्ट और काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट के नाम से प्रकाशित करता है। तो व्हाइट लिस्ट नहीं है, ग्रे लिस्ट है। होता क्या है कि देखो, ग्रे लिस्ट में यह जो संस्थान है यह उन देशों को लिस्ट डालता है जो टेरर फंडिंग के लिए, ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग के समर्थन के लिए पनाहगाह के रूप में काम करते हैं, पनाहगाह के रूप में काम करते हैं। यानी ग्रे लिस्ट में उन देशों की लिस्ट होती है जो टेरर फंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन कर रहे हैं, उन देशों की लिस्ट होती है। तो किसी देश को जब चेतावनी दिया जाता है, किसी देश को जब चेतावनी दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि देखो हम तुमको ग्रे लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, हम तुमको किस में शामिल कर रहे हैं? ग्रे लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। और जब वह देश नहीं मानता है तो उसे हम किस में शामिल कर देते हैं? ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देते हैं। समझ में आ गई बात? अब अगला सवाल है, डोनबास क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाला क्षेत्र कभी कभी घटनाओं के संबंध में समाचारों में प्रकट होता है। यह किसके किसके बीच का है? तो इसका आंसर ये है, यह डोनबास क्षेत्र रूस और यूक्रेन के बीच का है। अब जब आप रूस और यूक्रेन के बीच में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे डोनेटस्क रीजन और लुहांस्क रीजन। यह जो दो रीजन है, डोनेटस्क रीजन और लुहांस्क रीजन, इन्हीं को संयुक्त रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है। तो यह भी जान लीजिए, डोनबास के भीतर ये दो रीजन आते हैं और ये रूस और यूक्रेन के बीच स्थित है। ये इसका सही जवाब है। अगर 13वें सवाल की ओर चलें तो 13वां सवाल है कि आर्कटिक परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, आपने पढ़ा होगा, अब थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं पूरा विस्तार से नहीं पढ़ता हूं, ठीक ना। पहला स्टेटमेंट है कि लंदन घोषणा ने, ठीक, इस आर्कटिक परिषद की स्थापना की। क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने, अगर क्वेश्चन आपके सामने ना होते तो मैं एक एक पूरा बसता। तो पहला स्टेटमेंट है कि लंदन घोषणा ने आर्कटिक परिषद की स्थापना की, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो पर्यवेक्षकों की स्थिति होती है, यानी इस संगठन में जो पर्यवेक्षकों की स्थिति होती है वह गैर आर्कटिक राज्यों के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों के लिए खुली है जिनके पास परिषद में सदस्यों के समान मतदान है। यानी यह बता रहा पर्यवेक्षकों की स्थिति क्या है, कौन पर्यवेक्षक हो सकता है, किसको वोटिंग राइट है। साथ साथ तीसरा स्टेटमेंट है कि आर्कटिक परिषद अस्थायी सचिवालय या कर्मचारियों के बिना काम करता है। ऑप्शन है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन गलत हैं। तो याद रखिएगा, 1, 2 और 3 गलत हैं। कैसे गलत हैं? तो आइए सीधी सीधी बात करते हैं। जो आर्कटिक परिषद है यह स्वदेशी समुदायों और अन्य आर्कटिक निवासियों के साथ आर्कटिक राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ओटावा घोषणा द्वारा 1966 में क्या की गई? नहीं, 1996 में स्थापित की गई। यहां क्या लिखा है? लंदन घोषणा। यानी ये किसके द्वारा स्थापित की गई? ओटावा घोषणा द्वारा।
ओटावा घोषणा द्वारा, लंदन घोषणा द्वारा यह स्थापित नहीं की गई। तो पहला ये तो हो गया। दूसरा, अगर हम पर्यवेक्षकों की स्थिति की बात करें तो पर्यवेक्षकों की स्थिति में यह है कि वे अपने काम में योगदान दे सकते हैं। हर 2 वर्ष साल में होने वाले मंत्री स्तरीय बैठकों में इस परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। साथ ही साथ पर्यवेक्षक की स्थिति के बारे में अगर पूरी बात करें तो यह आर्कटिक राज्यों के लिए खुला है। साथ ही अंतर सरकारी, अंतर्देशीय, वैश्विक, क्षेत्रीय और गैर सरकारी संगठन जिन्हें परिषद निर्धारित करती है अपने काम में योगदान कर सकते हैं। हर 2 साल पर होने वाली मंत्री स्तरीय बैठकों में अनुमोदित किया जाता है। किसी भी पर्यवेक्षक को, सबको इतना तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पर्यवेक्षक को मतदान का कोई अधिकार नहीं है। यहां ये कह रहे हैं कि मतदान का अधिकार है, यानी वोटिंग राइट नहीं है। तो ये सवाल हो गया। आर्कटिक परिषद अस्थायी सचिवालय या कर्मचारियों के बिना काम करती है? जी नहीं, इसको अब सचिवालय भी मिल गए हैं और इसको अब कर्मचारी भी मिल गए हैं। 2013 में ट्रोन्सो, नॉर्वे में इसका सचिवालय चालू हो गया, नॉर्वे में चालू हो गया है और उसको कर्मचारी भी मिल गए हैं। अब इसके पास अपना सचिवालय है, अपना कर्मचारी है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो G4 ब्राजील, जर्मनी, भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है जो यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बनने का इच्छुक है। G7 औद्योगिक देशों का अनौपचारिक ब्लॉक है जो वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सालाना बैठक करता है। इसमें कौन गलत है, सही की बात नहीं कर रहे हैं। तो कहा गया है कि इसमें केवल एक गलत है। G4 ब्राजील, जर्मनी, भारत और ऑस्ट्रेलिया का है, यह गलत है। सही यह है कि यह ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का एक संघ है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जगह इसमें कौन आ जाएगा, जापान का है। और यह सच है कि ये चारों प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता मिल जाए। यह चारों संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तार चाहते हैं और चारों चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद के सीटों की संख्या उसको बढ़ाई जाए और उनमें ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान को एक साथ शामिल कर लिया जाए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो उंगा के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व उंगा में होता है जो द्विवार्षिक रूप से न्यूयॉर्क शहर में अपने मुख्यालय में मिलता है। निर्णय मतदान द्वारा लिए जाते हैं, साधारण बहुमत पर विचार किया जाता है, सभी सदस्यों के पास वीटो शक्तियां होती हैं। उंगा का नेतृत्व उसके अध्यक्ष करते हैं जिन्हें 3 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। इनमें कौन से कथन गलत हैं? तो डी कहता है कि 1, 2 और 3 तीनों कथन गलत हैं। तो कैसे गलत हैं तो पूरी जान लीजिए। एक कथन कैसे गलत है तो संयुक्त राष्ट्र की, अब देखो इसमें क्या लिखा है कि द्विवार्षिक रूप से अपने मुख्यालय में मिलते हैं। जी नहीं, यह द्विवार्षिक रूप से अपने मुख्यालय में नहीं मिलते हैं। हर महीने, हर साल, आमतौर पर सितंबर के महीने में मीटिंग होती है और सभी सदस्य न्यूयॉर्क में सितंबर के महीने में मिलते हैं, यानी यह द्विवार्षिक रूप से नहीं मिलते हैं, यह हर साल मिलते हैं। तो पहला ये स्टेटमेंट है जो गलत हो गया। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात की जाए तो निर्णय मतदान द्वारा लिए जाते हैं, साधारण बहुमत पर विचार किया जाता है, महत्वपूर्ण नीतियों के मामले में 2/3 बहुमत पर विचार किया जाता है। ठीक, सुरक्षा परिषद के विपरीत किसी भी सदस्य को वीटो पावर नहीं है, यानी वीटो पावर का इस्तेमाल सुरक्षा परिषद में होता है। उंगा की मीटिंग में किसी भी किस्म के वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं होता है। 2 हो गया। तीसरा जो है कि इसमें कहा गया है कि इसके अध्यक्ष 3 साल के लिए अवधि के लिए चुना जाता है। जी नहीं, इसके अध्यक्ष को 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो तीसरे का डिस्कशन ये रहा कि 3 साल नहीं, 1 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। अगर हम अगले सवाल की ओर जाएं तो भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य है? पूर्वी आर्थिक मंच, आसियान, बिमस्टेक और एससीओ। अगर इसके उत्तर की ओर चला जाए 3 और 4 में तो भारत इन्हीं बिमस्टेक और एससीओ का सदस्य है। इनका सदस्य भारत नहीं है। इनके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें लिखी होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेकांग गंगा सहयोग के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही है? तो गंगा मेकांग बेसिन क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना इसका उद्देश्य है कि गंगा और मेकांग नदी के बेसिन क्षेत्र में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया जाए, यही इसका उद्देश्य है।
और पहला कथन यह कहा जा रहा है, भारत और 5 आसियान देश इसके सदस्य हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। भारत और आसियान के 5 देश इसके सहयोग हैं। गंगा मेकांग बेसिन के क्षेत्र में यही एरिया आता है और ये लोग मिलकर के चाहते हैं कि इस एरिया में हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर दें ताकि वस्तुओं और सेवाओं का पारगमन तेजी से हो, टूरिज्म का विकास हो और ये देश एक साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरें। और यह तभी होगा जब यहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर लिया जाए। अब हम सवाल 18वें की ओर आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यूएनडीपी कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से बना है जो बारी बारी से सेवा करते हैं या पूरी तरह से सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित है। तीसरा, विश्व विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 1978 से प्रकाशित एक रिपोर्ट है। अगर इनमें देखा जाए कौन सही है तो बी, केवल दूसरा सही है कि यह पूरी तरह से सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित है। कथन 2 सही है। अगर कथन 2 के बारे में हम थोड़ा और विस्तार से करें तो यूएनडीपी परिवर्तन की वकालत करता है, दुनिया में बदलाव की वकालत करता है। यूएनडीपी कहता है कि लोगों को बेहतर जीवन के बेहतर बनाने में मदद करने के लिए देशों को ज्ञान, अनुसंधान और संसाधनों को लेकर के आपस में जुड़ जाना चाहिए, या यूं कहिए कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए देशों के ज्ञान, संसाधन और अनुसंधान को यूएनडीपी आपस में जोड़ देता है। यह 177 देशों में काम करता है और यह विकास की चुनौतियों का सामना करने और स्थायी क्षमता के विकास के लिए भी देशों की मदद करता है। यह इसके सही की व्याख्या है। अगर 19 की बात की जाए, सवाल 19 कहता है इस्तांबुल कन्वेंशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस्तांबुल कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू हिंसा पर एक मानवाधिकार संधि है। लिंग समावेशन के अपने आदर्श वाक्य के कारण यूरोपीय संघ और भारत में प्रत्येक देश द्वारा सम्मेलन पर हस्ताक्षर और पुष्टि की जाती है। कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उससे निपटने के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी संसाधन है। इसमें उत्तर की बात की जाए तो इसमें केवल बी, पहला और तीसरा सही है। तो आइए देखते हैं कि पहला और तीसरा क्या बात करते हैं। तो इस्तांबुल कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू हिंसा पर एक मानवाधिकार संधि है। इस पर विस्तार से हमने कहा था, यह इसे 2011 में अपनाया गया और इसे 2014 में लागू हो गया। यह बताता है कि महिला और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा को रोकने के, उसका मुकाबला करने के लिए देशों को क्या क्या करना चाहिए। तो यह देशों को एक गाइडलाइन देता है कि क्या क्या कीजिए तो कि आप लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू हिंसा को रोक सकते हैं। यह जागरूकता बढ़ाने के उपाय भी बढ़ाता है, डेटा संग्रह और तमाम तरह के कानूनी उपायों पर सलाह भी देता है, सुविधा भी देता है देशों को। अगर हम तीसरा कथन जो सही है उसकी बात करें तो हाँ, यह संधि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उससे निपटने के लिए दुनिया का पहला बाध्यकारी संसाधन है। तो पहला और तीसरा इस प्रकार से सही होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और बांग्लादेश ने माल और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को पूरा करने के लिए 2021 में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तीसरा है, ऑप्शन है कुशियारा समझौता, भारत और बांग्लादेश के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर किया गया एक महत्वपूर्ण समझौता है। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सही है। तो पहला यानी पहला और तीसरा सही है तो दूसरा गलत है। तो आ जाइए हम देखते हैं दूसरा गलत कैसे हो गया। तो कथन दूरी है, कथन 2 गलत है, इसलिए कि कथन 2 में कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश ने माल और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को करने के लिए एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि सच ये है कि भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी पर जो समझौता किया है वह दक्षिण कोरिया और जापान के साथ किया है और हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है, बांग्लादेश के साथ नहीं किया है। ठीक ना, इसलिए तीसरा गलत है। अब हम आते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर कि C40 नेटवर्क के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा
कथन गलत है। C40 40 वैश्विक मेगा सिटी का एक नेटवर्क है जो जलवायु संकट का सामना करने के लिए साथ जुड़ गए हैं। हैदराबाद और भोपाल भारत के ऐसे शहर हैं जो वर्तमान में C40 नेटवर्क के हिस्से हैं। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और CITES द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। सही उत्तर का चयन कीजिए तो डी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों स्टेटमेंट C40 के बारे में सही स्टेटमेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22 अब आसान है। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कथन नंबर 1 कहता है कि अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, यह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम करता है। भारत हाल ही में इस संगठन का सदस्य बना है। यह इसका पहला और दूसरा तो सही है कि यह सैन्य संगठन है, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम करता है। भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा, भारत इसका सदस्य नहीं है। अब सीधे हमारे पास सवाल आता है 23वां, दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2001 में स्थापित दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए परियोजना आधारित साझेदारी में सभी 4 देशों को एक साथ लाता है। विश्व बैंक दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के सचिवालय के रूप में काम करता है। 2 कथन है, सही को चुनना है। इसका आंसर डी है। कह रहा है कि न तो 1 सही है न तो 2 सही है, तो क्यों सही नहीं है? दरअसल इसमें लिखा है कि सभी सार्क देशों को एक साथ लाता है। याद रखिएगा, सार्क में जितने भी देश हैं उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी सदस्य हैं। सार्क के देशों में देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान सदस्य हैं, जबकि इस संधि में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए सभी सार्क देशों को साथ नहीं लाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ करके लाता है। अगर बात की जाए कि विश्व बैंक इसका हेडक्वार्टर है तो जी नहीं, एडीबी इसका हेडक्वार्टर के रूप में काम करता है। एडीबी इसके सचिवालय के रूप में काम करता है, विश्व बैंक नहीं काम करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर। और 24 नंबर का सवाल कहता है कि अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति मुद्रा मूल्यह्रास का कारण बनती है। मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति में अर्थव्यवस्था के परिवर्तनशील क्षेत्र शामिल नहीं है। इसमें कह रहा है कि सही कथन चुनिए, तो सही कथन है पहला और तीसरा, ये दोनों सही है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ नीतिगत ब्याज दर पॉलिसी रेट अर्थात रेपो रेट आरबीआई द्वारा शामिल निर्धारित किया जाता है। जी नहीं, यह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा निर्धारित किया जाता है, मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2015 से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही रेपो रेट का निर्धारण करने लगी है। 2014 में उर्जित पटेल कमेटी बनी थी और उर्जित पटेल कमेटी ने सुझाव दिया था कि एक मौद्रिक नीति समिति बनाया जाए और समिति को ही पॉलिसी रेट निर्धारित करने की छूट दी जाए। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका निर्धारण करती है, आरबीआई निर्धारण नहीं करती है। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगर अगले सवाल पर बात किया जाए कि परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला बहुपक्षीय उपकरण है। भारत इस संधि का पूर्ण समर्थन करता है क्योंकि भारत परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लिए प्रतिबद्ध है। इसका केवल 1 सही है, यह तो सही है। दूसरा गलत है, क्यों कि भारत इस संधि का पूर्ण समर्थन नहीं करता है। यह सही है कि भारत कहता है कि हम परमाणु हथियार मुक्त विश्व चाहते हैं, लेकिन इस संधि का पूर्ण समर्थन इसलिए नहीं करता है। भारत का कहना है कि यह संधि सच में वास्तव में परमाणु हथियार मुक्त विश्व की ओर ले ही नहीं जाती है, बल्कि यह संधि कुछ देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाए रखना चाहती है, तो कुछ देशों को परमाणु शक्ति से विमुख बनाए रखना चाहती है। तो भारत इसका समर्थन नहीं करता है। अगर आगे हम बढ़े अगले सवाल पर, तो अकुश पैक्ट के बारे में निम्न कथन में से चुनिए। तो क्या है? अकुश एक परमाणु चालित पनडुब्बी बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 3 तरह का रणनीतिक गठबंधन है। फ्रांस और भारत प्रशांत सुरक्षा को पूरा करने के लिए रणनीतिक गठबंधन में परोक्ष रूप से भागीदार हैं। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका यूनाइटेड किंगडम को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण में मदद करेंगे। इसका उत्तर ये है क्योंकि दूसरा और तीसरा कथन गलत है। ठीक, तो इसमें से सही उत्तर केवल एक है,
तो आइए देखिए दूसरा और तीसरा गलत कैसे है। तो गलत यह है कि इसमें भारत और फ्रांस पर्यवेक्षक भागीदार के रूप में शामिल नहीं है। भारत और फ्रांस पर्यवेक्षक भागीदार के रूप में शामिल नहीं है। और तीसरे की बात की जाए तो इस तीसरे के तहत अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु पनडुब्बी बनाने में मदद करना चाहते हैं। लिखा क्या गया था कि भारत और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बनाना चाहते हैं, नहीं, यहां अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु चालित पनडुब्बी बनाने में मदद करेंगे। यह इसका सही जवाब है। अगर अगले सवाल की ओर बढ़ें जिसे हम कहते हैं मेकांग गंगा सहयोग, तो मेकांग गंगा सहयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। मेकांग गंगा सहयोग भारत और मेकांग नदी बेसिन देशों के बीच एक रक्षा साझेदारी है। दूसरा, सहयोग में चीन को छोड़कर मेकांग के सभी बेसिन देश शामिल है। मेकांग और गंगा दोनों ही इसका पानी बंगाल की खाड़ी में गिराते हैं। अगर इसके सही आंसर की ओर जाए तो इसका सही आंसर 1 है। ठीक, सॉरी, इसमें से कौन सा गलत है? अगर गलत की बात जाए, देखो मैं कंफ्यूज कर गया, गलत सही जरूर देखना, यूपीएससी खूब कंफ्यूज करवाती है। तो गलत की ओर जाए तो 1 और 3 दोनों गलत हैं, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कैसे गलत है? दरअसल मेकांग गंगा सहयोग रक्षा साझेदारी नहीं है, यह व्यापार की साझेदारी है, पर्यटन की साझेदारी है, सांस्कृतिक आवागमन की साझेदारी है। ठीक, वस्तुओं का आयात निर्यात तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन सब की साझेदारी है, रक्षा साझेदारी नहीं है। साथ साथ गंगा नदी तो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है, लेकिन मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में अपने पानी को बहाती है, इसलिए यह गलत है। सवाल नंबर 28वें की ओर आते हैं और आपके लिए पूरा का पूरा चारों क्वेश्चन का पीडीएफ हमने अवेलेबल कराया है कि टेस्ट से संबंधित जितनी बातें हैं, एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में पूरी सूचनाएं आपके पीडीएफ में रहेगी। पीडीएफ से एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो अगले सवाल की ओर जाते हैं। वैश्विक सुरक्षा पहल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है कि यह चीन द्वारा शुरू की गई पहल है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक गठबंधन का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई है। यह चीनी संप्रभुता को बनाए रखने की दिशा में शंघाई सहयोग संगठन की एक विस्तारित शाखा है। अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत का अर्थ है दूसरों की कीमत के बिना सुरक्षा का मजबूत करना चीन द्वारा उजागर किया गया है। चीन कहता है हम इस सिद्धांत पर काम करेंगे। इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो पहला और तीसरा सही है। ठीक, दूसरा सही नहीं है। यह शंघाई सहयोग संगठन की विस्तारित शाखा नहीं है। बाकी ये पहला और दूसरा दोनों सही है। चीन का ये स्टेटमेंट है और साथ साथ चीन द्वारा की गई वैश्विक सुरक्षा पहल भी है। तो इसके सवाल में पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है कि शंघाई सहयोग संगठन की विस्तारित शाखा नहीं है। अगर अगले सवाल की ओर बढ़े कि ओसाका ट्रैक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो कहा गया है कि ओसाका ट्रैक ऐसा प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है डिजिटल अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से डेटा प्रवाह और ई कॉमर्स पर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने के प्रयासों को तेज करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करना ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़े। दूसरा स्टेटमेंट है भारत अपने डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में ओसाका घोषणा के डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट को बढ़ावा देता है। तो अगर इनकी बात की जाए तो इसका ए सही है, बी नहीं सही है, क्योंकि भारत की डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट में आपत्ति है। भारत कहता है कि हम डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट को बगैर पुख्ता सुरक्षा और मानक के हम आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी ओसाका ट्रैक के बारे में पहला तो सही है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना होगा, यानी भरोसे के साथ एक देश से दूसरे देश के डेटा को खूब ट्रांसफर करना होगा। पहला तो सही है, तभी डिजिटल अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसी को कहा गया ओसाका ट्रैक। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। भारत कहता है हम डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दिक्कत हमें इसमें नहीं है। दिक्कत हमें इसमें है कि हम डेटा फ्लो विद ट्रस्ट को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डेटा को आगे बढ़ाने के लिए जितनी कंपनियां हिस्सेदारी करती हैं उन कंपनियों का पर नियंत्रण तो कुछ ही देशों का है। तो जाहिर सी बात वे देश दूसरे देश के डेटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी भारत का कुल मिलाजुला करके कहना है कि जब तक डेटा सिक्योरिटी पर पुख्ता इंतजाम पूरे वैश्विक स्तर पर नहीं हो जाते, हम डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब अगले सवाल की ओर
हम आए। तीसरा है यूएन हैबिटेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह जंगली जानवरों को उनके आवास में आवास के संरक्षण के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम है। भारत में यूएन हैबिटेट के लिए नोडल एजेंसी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। इसमें आंसर बी सही है, केवल दूसरा सही है। इसलिए सही है कि दरअसल यूएन हैबिटेट जो मिशन है यूनाइटेड नेशन का, उसका उद्देश्य है सस्टेनेबल आवास को बढ़ावा देना, सतत आवास को बढ़ावा देना। यानी आवास से संबंधित है, जंगली जानवरों के आवास से उसका कोई लेना देना नहीं है। वह आदमियों के रहने वाले आवास पर बात करता है, सतत आवास पर बात करता है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। अब अगली बात करें कि अर्थव्यवस्था में वितरण संघ प्रतिमान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वह कितने प्रकार का है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि ऐतिहासिक रूप से मुख्य दो वितरण संघ अर्थात राज्य और बाजार हैं। इसी को हम जब पढ़ते हैं तो राज्य को कहते हैं साम्यवादी या समाजवादी मॉडल, बाजार को कहते हैं हम पूंजीवादी मॉडल। दूसरी बात कही गई है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन वितरण नीति राज्य मान को दर्शाती है। इसमें से सही उत्तर चुनना, याद रखना, न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से दो मुख्य वितरण नहीं शक्तियां हैं। राज्य अर्थात साम्यवाद और समाजवाद है, बाजार अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था है। लेकिन एक तीसरी भी व्यवस्था है जिसे मिश्रित व्यवस्था कहा जाता है। वितरण का तीसरा प्रतिमान है जिसे मिश्रित व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें राज्य और बाजार दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी वितरण जो व्यवस्थाएं हैं वह तीन प्रकार की हैं, राज्य भी है, बाजार भी है और दोनों का मिक्स रूप है। भारत में क्या है, दोनों का मिक्स रूप है। समझ में आ गई बात। यानी राज्य इसी को साम्यवादी समाजवादी कहा जाता है, बाजार इसी को पूंजीवादी कहा जाता है। लेकिन एक तीसरी भी तो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी तो है, जहां राज्य भी वितरण में भूमिका निभाता है, निजी क्षेत्र भी भूमिका निभाता है। तो ऐतिहासिक रूप से कितने हैं, तीन है, दो नहीं है। और भारत में अगर कोविड-19 का वितरण देखा जाए तो सिर्फ राज्य ने ही नहीं किया है। आप लोगों को देखा होगा कि प्राइवेट कंपनियों ने प्राइवेट अस्पतालों में 50% शुल्क देने पर वितरण करती थी। जैसे स्पुतनिक वैक्सीन कई प्राइवेट अस्पताल लगाते थे। यानी भारत में जो कोविड-19 का वितरण है वह राज्य वितरण प्रतिमान नहीं है, राज्य और प्राइवेट सेक्टर दोनों है। यानी वो भी मिश्रित व्यवस्था का वितरण प्रतिमान है। ये है क्वेश्चन नंबर 31। अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर जाए, जीडीपी के संबंध में सही कथन चुनिए। आंसर ही नहीं दिया गया है। चलो भाई, अब इसमें क्या करना है, सही गलत करना है। चलो भाई, इसको हटा दो। 33, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो। यह परिभाषा किसे संदर्भित करती है? तो यह परिभाषा सकल राष्ट्रीय उत्पाद को परिभाषित करती है। यह परिभाषा जीएनपी को परिभाषित करती है। जीएनपी कहती है किसी राष्ट्र के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन, चाहे वो देश के भीतर किया गया हो या देश के बाहर किया गया हो, सबको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ऐड करेंगे। और इसी तो कहा गया है, नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो। यानी जीएनपी में भी यही बात कही जा रही है, नागरिक उत्पादन करे, नागरिक चाहे देश के भीतर करे या देश के बाहर जाकर करे, उसको हम जीएनपी में शामिल करेंगे। नेशनल इनकम का एक वीडियो भी हमारा यूट्यूब पर पड़ा, आप लोग देखिएगा, नेशनल इनकम। उसमें हम जीएनपी के बारे में बताए हैं, जीडीपी, जीएनपी, इन सब के बारे में विस्तार से बताए हैं। अगला सवाल, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की प्राथमिक वस्तुओं को खरीदने और उन्नत वस्तुओं के निर्यात की क्षमता बढ़ाने की नीति अपनाई जाती थी। ये तो एकदम उल्टा है। चलो भाई, देखते हैं क्या पहला स्टेटमेंट ये है। ठीक, उपनिवेशवादियों द्वारा भारत के औद्योगिकरण की भी उपेक्षा की गई। तीसरा है, विश्व युद्ध के कारण स्वतंत्रता के पहले का दशक समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण अच्छी वृद्धि के रूप में चिन्हित किया गया था। इसमें से कौन से कथन गलत हैं? तो आंसर सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखो, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में और ब्रिटेन के उद्योगों द्वारा तैयार माल के खरीदार के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित किया गया था। यानी कुल मिलाजुला करके इंडियन इकोनॉमी को एक ऐसे मंडी के रूप में विकसित किया गया जो कच्चे माल की सप्लाई ब्रिटेन के उद्योगों को करती है और ब्रिटेन के उद्योगों द्वारा तैयार वस्तुओं को खरीदती है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कहा गया है कि, ठीक, इसमें से कौन सा कथन गलत है? पहला गलत है,
दूसरा तो सही है, हाँ अंग्रेजों ने भारत के औद्योगिकरण की उपेक्षा की, सही बात है भाई, ये तो ठीक है। तीसरा कह रहा है कि विश्व युद्ध के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया नहीं, जब पूरा हम देखते हैं थोड़े मोड़े परिवर्तन तो आए ही, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पूरी औपनिवेशिक काल में ठहराव की स्थिति में रही, इसलिए तीसरा भी गलत है। तो इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट दोनों गलत हैं। अगर हम 35वें की ओर चलें तो कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन 1991 के भारतीय आर्थिक संकट के पीछे सही कारण है। तो ऑप्शन दिया गया है कि जीडीपी के 20% से अधिक का बढ़ता राजकोषीय घाटा, अति मुद्रास्फीति की स्थिति। दूसरा दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 द्वारा विदेशी ऋणग्रस्तता के अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाना। इसमें कहा गया है कि सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। ठीक, सही उत्तर यह है कि आर्थिक संकट के बढ़ने की वजह क्या थी। आर्थिक संकट की बढ़ने की वजह थी एक तरफ भारत के उत्पादों का वैश्विक बाजारों में पिट जाना, मतलब भारत का निर्यात जीरो हो जाना, एकदम बहुत कम होना, आयात बहुत बढ़ जाना, भारत के भुगतान संतुलन को खतरनाक स्थिति में पहुंच जाना, खाड़ी देशों में संकट का शुरू हो जाना, तेल की कीमतों का बढ़ जाना, महंगाई का बहुत बढ़ जाना, और अंततः भारत के पास इतने भुगतान संतुलन की स्थिति नहीं थी कि वो 2 सप्ताह से ज़्यादा की अपनी आयात जरूरतें पूरी कर सके। और यही थी वजह थी भारत के आर्थिक संकट की। इसके पीछे दूरगामी कारण भी बहुत थे। अभी हमने आपको YouTube पर एनसीईआरटी पढ़ाई है, 11वीं की एनसीईआरटी आपके सामने होगी, तो एक बार 11वीं की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 को एक बार पढ़ लीजिएगा, आर्थिक संकट का विस्तार से उसमें कारण दिख जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्थानिक नियोजन का उचित वर्णन करता है। ये भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं 37 नंबर की ओर कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए फिक्की प्रस्ताव के बारे में निम्न कथनों पर चुनाव कीजिए। यह स्वतंत्रता के बाद की शुरुआती वर्षों में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्रकाशित किया गया था। 31 अक्टूबर 1920 को वर्ष के दौरान फिक्की ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। सवाल कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो याद रखिएगा इसमें पहला और दूसरा दोनों गलत है। फिक्की ने, जो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे, उन्होंने 1934 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी, और यह कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में, जी नहीं, स्वतंत्रता के पहले ही फिक्की ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और कहा था कि स्थानीय नियोजन को आप, आर्थिक नियोजन का हम एक मॉडल दे रहे हैं, इसी और देश को लाइए। ब्रिटिश सरकार को इन्होंने रिपोर्ट दी थी, न कि स्वतंत्रता के बाद दी थी। तो मामला ये 1934 का है, तो दोनों कथन अपने आप गलत हो जाते हैं। फिक्की ने 1934 में प्रस्ताव दिया था। मानवीय चेहरे के साथ आर्थिक सुधार 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, तो नरसिम्हा राव ने कहा था कि मानवीय चेहरे के साथ हम आर्थिक सुधार ला रहे हैं। उन्हीं डायलॉग को सवाल से जोड़ दिया गया है। सवाल कहता है मानवीय चेहरे के आर्थिक सुधार, जिस नारे के साथ 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, उसमें जनता प्लान की भी प्रतिध्वनि है। जनता प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी यह सवाल घुमा रहा है, आपको लालच दे रहा है। सीधे सीधे सवाल पीपुल प्लान की बात कर रहा है, जनता प्लान की बात कर रहा है। अब जनता प्लान देखो, ऐसे ऐसे कभी कभी यूपीएससी घुमाती है, यानी पहले पर ध्यान ही नहीं देना है, बात देना है जनता प्लान पर। तो इसे कम्युनिस्ट नेता शौकत उस्मानी, एमएस डांगे, मुजफ्फर अहमद ने तैयार किया था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा के महत्व के कारण योजना द्वारा केवल औद्योगिक क्षेत्र को ही उजागर किया गया था। कौन सा कथन गलत है, तो याद रखिएगा, ठीक, नोट 1 तथा दोनों गलत हैं। तो सही कहा है। दरअसल इसे कम्युनिस्ट नेता एमएन राय ने इस प्लान को दिया था। तो कम्युनिस्ट नेता एमएन राय ने इस प्लान को दिया था, सही ये है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये सच है कि एमएन राय कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ औद्योगिक श्रमिकों पर ही बल नहीं दिया था, बल्कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों पर भी पीपल प्लान पर बल दिया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। 39वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कथन वैश्वीकरण का उचित रूप से वर्णन करता है, ग्लोबलाइजेशन का उचित रूप से वर्णन करता है? तो राष्ट्रों के बीच आर्थिक एकीकरण में वृद्धि, सही बात है भाई, ठीक। माल और सेवाओं, पूंजी और श्रम बल की अप्रतिबंधित सीमा पर आवाजाही, यानी पहले ही कथन से दूसरे का उत्तर निकल गया।
वैश्वीकरण मतलब आर्थिक एकीकरण में वृद्धि, ये स्टेटमेंट तो सही है। आर्थिक एकीकरण में वृद्धि कब होगी? जब एक देश से दूसरे देश के बीच माल, सेवा, पूंजी और श्रम बल मतलब लेबर, इन सब की आवाजाही बहुत ही अप्रतिबंधित रूप से हो, यानी कोई सीमा उमा न लगाया जाए, उतना ही वैश्वीकरण बढ़ेगा। तो यहां दोनों उत्तर सही हैं, यानी इसका आंसर हुआ सी। अब चलते हैं 40वें सवाल की ओर। अगर 40वें सवाल कहें तो किस योजना में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया था? तो इसका भी उत्तर नहीं है, लेकिन जान लीजिए यहां ऑप्शन नहीं दिया, सीधे सीधे 7वीं योजना में विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का वर्णन किया गया था। तो इसका उत्तर हो गया बी। अब आगे आ जाइए। ठीक, तीसरी पीढ़ी के सुधारों के संदर्भ में निम्न कथनों में से विचार कीजिए। सुधारों की यह पीढ़ी भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों को रोकने के लिए न्यायिक सुधारों को लक्षित करती है। इसके महत्व के कारण पिछली पंचवर्षीय योजना ने भारत में तीसरी पीढ़ी के सुधारों के बारे में विचारों को सुधारा। इसका उत्तर है न तो एक और न तो डी। अर्थात हम बात की ओर चले तो तीसरी पीढ़ी के सुधारों की घोषणा 10वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी, और इसकी सुधारों की पूरी पीढ़ी बात थी कि पंचायती राज संस्थानों को सशक्त किया जाए, स्थानीयकरण का अर्थव्यवस्था में महत्व दिया जाए। न्यायिक सुधारों से इसका कोई लेना देना नहीं था। यानी जो पंचायती राज संस्थानों में सुधारों की शुरुआत हुई, उसे ही हम तीसरी पीढ़ी के सुधार कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो पहला ऑप्शन इसका समझ गए कैसे है कि इसका न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह इकोनॉमी के सुधारों पर बात करती है। ठीक, यह पंचायती राज संस्थानों को सशक्त करने पर बात करती है। ठीक, समझ में आ गई बात? अब अगली बात अगर हम कहें तो कथन 2 भी गलत है कि इसके महत्व के कारण पिछली पंचवर्षीय योजना ने भारत में तीसरी पीढ़ी के सुधारों के बारे में विचारों को सुधारा। देखो, है क्या कि 1990 के दशक की शुरुआत में पहले से ही प्रभावित थी विकेंद्रित विकास प्रक्रियाएं। यानी विकेंद्रित विकास प्रक्रियाएं, ये सही है कि 90 इस पीढ़ी के सुधारों के बाद अधिक बल प्रदान की, लेकिन यह नहीं है कि विकेंद्रित विकास की प्रक्रियाएं मतलब इसके बाद से शुरू हुई। यानी यहां आने के बाद ही योजना ने विकेंद्रित विकास की प्रक्रियाओं को सुधारा, पहले से ही थी। हर योजना में विकेंद्रीकरण को बल दिया गया था। यह सच है कि इन सुधारों के द्वारा जो पंचायती राज संस्थान है उनको ताकत दी गई, पैसा दी गई, फंडिंग दी गई, संवैधानिक संस्थान के रूप में ढेर सारी मान्यताएं दी गई। यानी विकेंद्रीकरण को मजबूत बनाया गया, सांस्थानिक रूप से भी, संवैधानिक रूप से। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है किसी के बाद हुआ, बल्कि इसके पहले से भी सुधार जारी थे। अब हम और लड़ते हैं सवाल नंबर 42 की ओर। तो 42वां सवाल है एमपी लैंड्स योजना के बारे में, जो सांसद लोगों को पैसा प्रदान किया जाता है उसके बारे में। और इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य के पात्र हैं? चिकित्सा कर्मियों के लिए फेस मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना, आदिवासियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में ट्रस्टों और सोसाइटियों द्वारा संपत्ति का निर्माण, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, इंफ्रारेड थर्मामीटर की खरीद, एमपी के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में काम करवाना। अर्थात विकल्प ये दिया गया है कि एमपी लैंड्स योजना के तहत सांसद इनमें से कौन कौन से काम करवा सकता है जो पैसा मिलता है उसको। तो याद रखिए, सांसद महोदय सारे काम करवा सकते हैं, यानी एमपी लैंड्स योजना का पैसा इन सभी में खर्च किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? अब अगली बात, एमपी लैंड्स योजना के बारे में विस्तार से दिया गया है, जिसको जरूरत होगी नोट्स बना लेगा। मुद्रास्फीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सरकारी खर्च में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर की तीव्र वृद्धि होने की संभावना है। पोस्ट लॉकडाउन के दौरान उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति में व्यवधान के कारण हुई थी। जब मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर स्वतः ही बढ़ जाती है। इसमें से सही सवाल है, अगर सही उत्तर का चुनाव किया जाए कौन से उत्तर सही हैं, तो इसमें है सी, केवल 1 और 2 सही हैं। ठीक, अर्थव्यवस्था में जब भी सरकार खर्च करती है, याद रखना, सरकार खर्च करेगी यानी पैसा पब्लिक के पास पहुंचेगा। जब भी पैसा पब्लिक के पास पहुंचेगा, लोगों के पास पैसा अधिक होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन ज्यों खुला त्यों हमारी देश में या पूरी दुनिया में बहुत तेज महंगाई बढ़ गई थी।
तो इसका वजह थी लॉकडाउन खुलने के बाद सप्लाई चेन खुल नहीं पाया। एक देश से दूसरे देश में आपूर्ति श्रृंखला जो काम करती है वो तेजी से चल नहीं पाई और लोगों के पास सरकारों ने पैसा इंजेक्ट कर दिया था, पैसा आ गया, लोगों के पास डिमांड क्रिएट हो गई, मार्केट में वस्तुएं ही नहीं पहुंच पाई थी, इसके कारण महंगाई बढ़ गई। तो दोनों कथन सही हैं। अगर हम एक शब्द है स्टैगफ्लेशन, आप लोगों ने सुना होगा कि इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन के संबंध में विचार है कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट के साथ यानी जीडीपी में गिरावट हो रही है, अर्थात मंदी आ रही है, साथ उच्च मुद्रास्फीति सह अस्तित्व में है। पहली बात, स्टैगफ्लेशन के दौरान सरकार द्वारा मौद्रिक प्रोत्साहन हमेशा अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। तीसरी बात, मुद्रास्फीति जनी मंदी का परिणाम तब हो सकता है जब अर्थव्यवस्था को किसी वस्तु की आपूर्ति में अचानक वृद्धि या कमी का सामना करना पड़े। कहा जा रहा है कौन सही है, तो याद रखिएगा इसमें से इसका उत्तर है सी, 1 और 3 सही है। सीधी सी बात है, जब जब अर्थव्यवस्था में मंदी और महंगाई दोनों एक साथ हो जाती है, अर्थात ऐसी महंगाई जो मंदी को के साथ आ रही है या मंदी के कारण भी महंगाई हो सकती है या महंगाई के कारण भी मंदी हो सकती है, इन स्थितियों को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और स्टैगफ्लेशन की परिभाषा से ही ये दोनों बातें निकल जाती है। यानी स्टैगफ्लेशन वह स्थिति है जिसमें मंदी और महंगाई दोनों एक साथ हैं, यानी जीडीपी में गिरावट और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ हैं। अब ये सही है कि दोनों एक दूसरे के कारण हो सकते हैं, कभी मंदी के कारण महंगाई, कभी महंगाई के कारण मंदी, लेकिन दोनों अस्तित्व में रहेंगे, उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जिस प्रकार पहला और तीसरा आपके सामने है, सही है। अगला सवाल है कि अर्थव्यवस्था में किस उपाय से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है? केंद्रीय बैंक द्वारा जनता से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा करना, केंद्रीय बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री। नहीं, पहला इसका उत्तर होगा, आंसर ए होगा। देखो, जनता एक आप पढ़ते होंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया है, आरबीआई करती है महंगाई को कंट्रोल में रोकने के लिए। तो होता क्या है कि जब कभी आरबीआई करती क्या है, जनता के पास जो प्रतिभूतियां हैं उन्हें खुद खरीदने लगती है। तो जाहिर सी बात है जनता के पास प्रतिभूतियां हैं, आरबीआई खरीद रही है, तो प्रतिभूतियां किसके पास आ गई? आरबीआई के पास। जनता के पास क्या पहुंच गया? उन प्रतिभूतियों के बदले पैसा पहुंच गया, यानी जनता में पैसा अधिक हो गया, और जब पैसा अधिक हो गया तो महंगाई अपने आप आ जाएगी। इसका पहला सही है। अगर हम बात करें 46वें क्वेश्चन की ओर, वह जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात करता है कि जीडीपी डिफ्लेटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में कहता है कि जीडीपी अवस्थिति कारक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों हर महीने मुद्रास्फीति की समान दर देते हैं। गलत, सॉरी, जीडीपी अविस्फीति कारक समय के साथ सामानों की टोकरी को बदलने की अनुमति देते हैं, क्योंकि जीडीपी की संरचना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तरह ही बदलती रहती है। इसमें जब हम कौन से कथन गलत हैं, तो याद रखिएगा दोनों कथन गलत हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जो लोग हमसे पढ़े हैं, समझाए भी हैं, यह रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच संबंध स्थापित करता है, नॉमिनल से रियल की ओर ले जाता है। और जीडीपी के बारे में पूरी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में आप उसको समझ लीजिएगा। बस इतना ही जानिए कि इसके दोनों कथन गलत है। यहां हम जीडीपी डिफ्लेटर की व्याख्या करेंगे तभी आधे घंटे की हमारी व्याख्या ही हो जाएगी। अगले सवाल है 47वां कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं? लॉरेंज वक्र मुद्रास्फीति और मांग के बीच संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी अधिक है तो मुद्रास्फीति कम होगी, इसको बताता है। कुजनेट्स कर्व विकासशील देश पहले आय असमानता में वृद्धि का अनुभव करते हैं। इसमें से कौन कथन सही है? तो इसमें से कहा गया है कि बी सही है, यानी दूसरा और तीसरी की बात सही है। कुजनेट्स कहते भी थे कि जब विकास की प्रक्रिया होती है पहले आय असमानता बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे एक समय आता है जब विकासशील देश विकसित देश में तब्दील होंगे तो आय असमानता कम हो जाएगी। यानी ये दोनों सही है। फिलिप्स भी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संबंध में इस ग्राफ से वर्णन होता है। जो लॉरेंज वक्र है वह मुद्रास्फीति और डिमांड के बीच संबंध नहीं दर्शाता है, बल्कि लॉरेंज वक्र
इनकम अनइक्वलिटी को दर्शाता है, आय की असमानताओं को बताता है, धन की असमानताओं को बताता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लॉरेंज वक्र के बारे में पूरा का पूरा फिलिप्स वक्र क्या है, लॉरेंज वक्र क्या है, कुजनेट्स कर्व क्या है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। जिनको जरूरत होगी पढ़ लेंगे। अगला सवाल है मौद्रिक नीति समिति MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कि मौद्रिक नीति समिति एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह बेसल समझौते के प्रावधान के अनुसार स्थापित थी। निर्णय लेते समय टाई होने की स्थिति में प्रधानमंत्री के पास एक निर्णायक मत होता है। कह रहे हैं कौन सही है, तो उत्तर कह रहा है उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, क्योंकि MPC एक वैधानिक निकाय है, यह भी सही है। बेसल समझौते के प्रावधान के अनुसार इसे स्थापित नहीं किया गया था। मौद्रिक नीति से बेसल का कुछ भी लेना देना नहीं है, बेसल अलग ही मामला है। ठीक, मौद्रिक नीति समिति की स्थापना हुई थी RBI और सरकार के बीच मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। निर्णय लेते हुए टाई होने की स्थिति में प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। टाई होते समय RBI गवर्नर को वोटिंग का अधिकार है टाई के समय। तो ये है मौद्रिक नीति समिति, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। अगर हम अब अगला सवाल पढ़ें CPI और WPI के बीच में, तो कहा जा रहा है CPI और WPI के बीच में निम्न कथनों का चुनाव कीजिए। CPI और WPI के बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय केवल WPI की आंकड़े जारी करता है। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। श्रमिकों के लिए जो CPI है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जबकि मजदूरों के लिए CPI श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें केवल एक सही है, क्योंकि CPI और WPI के बीच जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय होता है वह केवल WPI के आंकड़े जारी करता है। हमने आप इस टेस्ट को देने के बाद जिन लोगों को ये CPI और WPI क्लियर ना हो, UPSC वाला हिंदी मीडियम के YouTube चैनल पर जाइएगा। एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ अभी 8-10 दिन पहले का है, इन्फ्लेशन, महंगाई। उसमें हमने CPI और WPI के बारे में विस्तार से बताया है। क्या है WPI, क्या है CPI, इन सबको जिनका ये सवाल गलत हुआ है उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, YouTube पर अवेलेबल है। बाकी इसमें जो हमारे स्टूडेंट है वो तो जानते ही होंगे। तो WPI की गणना उद्योग मंत्रालय करता है, केवल वस्तुओं की गणना की जाती है, सेवाओं की गणना नहीं की जाती है। तो पहला इसका सही है। दूसरा बात है, इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो CPI के बारे में जितने भी प्रकार की गणना होती है, CPI ग्रामीण, CPI शहरी, CPI औद्योगिक श्रमिक, CPI ग्रामीण मजदूर, CPI कृषि मजदूर, अब एक CPI संयुक्त भी आने लगा है, CPI ज्वाइंट्स भी आने लगा है। इन सारी की सूचनाएं हैं, आप देख लेंगे। और जिनको तनिक भी CPI, WPI, CPI ग्रामीण शहरी में कंफ्यूजन होगा, YouTube पर वीडियो है, उसको देख करके नोट्स बना लेंगे, PDF भी पड़ी होगी, वहीं पर ले लेंगे। अब अगली बात, अवस्थिति शब्द का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। मांग की अवधि के दौरान कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट, मुद्रास्फीति के प्रतिशत में समकालीन गिरावट के साथ कीमतों में वृद्धि। तीसरा, मुद्रास्फीति के प्रतिशत में समकालीन गिरावट के साथ कीमतों में कमी, मांग में वृद्धि और उत्पादन में कमी के साथ समय कीमतों में वृद्धि। इसका आंसर बी होगा कि मुद्रास्फीति के प्रतिशत के रूप में समकालीन गिरावट के साथ साथ कीमतों में वृद्धि ही अवस्थिति का वर्णन करती है, अवस्थिति का वर्णन करती है। अगला सवाल है, भारत में संविदा कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संदर्भ में यह कथन है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में कहा जा रहा है कि मॉडल APMC अधिनियम 2003 अनुबंध खेती के लिए विशिष्ट प्रावधान करता है। यह क्रय के एकाधिकार स्थिति पैदा कर सकता है। अनुबंध कृषि के माध्यम से कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा जा सकता है। अगर बात किया जाए भारतीय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में, तो इसके सभी कथन सही है, क्योंकि मॉडल APMC एक्ट जो 2003 है वह इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए व्यवस्थित प्रयास करता है। यह क्रय के एकाधिकार की स्थिति पैदा कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, इस बात की संभावना है, उनके पास बड़ा पैसा है तो ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी, तो क्रय का एकाधिकार हो जाएगा, उनसे प्रतिस्पर्धा छोटे छोटी कंपनियां नहीं कर पाएंगी। और साथ साथ ये बड़ा मजेदार है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के से कृषि में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। तो हाँ, बढ़ावा जा सकता है, निजी निवेश बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रावधान ही है, जब किसान के समूह और प्राइवेट कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्राइवेट कंपनी किसान को कितनी कीमत में खरीदेगी इसका वादा तो करेगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट में ये तो होगा ही, सारी फसल खरीदेगी ये भी होगा। साथ साथ प्राइवेट कंपनियां किसान को कुछ एडवांस देने के साथ साथ कृषि में आधुनिक सलाह भी देंगी,
कि आधुनिक खेत तरीके से खेती कैसे की जाए, कृषि वैज्ञानिक की सेवाएं उपलब्ध कराएंगी, बेहतर कीटनाशक, बेहतर फर्टिलाइजर और बेहतर कृषि मशीनरी के संबंध में भी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भारत की जरूरत है, निजी निवेश को बढ़ाया जाए, जिससे निजी निवेश बढ़ेगा। बात सही है। अगली बात है कृषि उपज विपणन समितियां, जिसे एपीएमसी कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जिसे कहते हैं, एपीएमसी कहते हैं, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कृषि उपज विपणन समिति राज्य सरकारों के अधीन कार्य करती हैं। कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में एपीएमसी अधिनियम को समाप्त नहीं कर सकती है। ऊपर दिए गए कथन में से सही कथन चुनिए। तो ये एक तो है कि एपीएमसी मंडियां राज्य सरकारों के अधीन काम करती हैं, ये सही है, राज्य का विषय है। यहां कह रहा है कोई भी राज्य समाप्त नहीं कर सकता है, तो जी हां, समाप्त कर सकता है। बिहार पहला राज्य है जिसने समाप्त किया भी था, तो बिहार पहला राज्य है जिसने इस अधिनियम को समाप्त किया था। तो केवल एक सही है, यह बात हुई। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कृषि वानिकी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि एक प्रणाली के रूप में फसलों, पशुधन और पेड़ों का एकीकृत प्रबंधन है। यह लुप्त प्राय प्रजातियों के जर्म प्लाज्मा को संरक्षित करने में मदद करता है। कहा गया है उपयुक्त में से कौन से गलत हैं, तो न तो एक गलत है न तो दो गलत है, यानी दोनों सही है। यानी क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इसका उत्तर डी है, न तो एक गलत है और न तो दो गलत है। तो जब न तो एक गलत है और न तो दो गलत है, तो जानकारी के लिहाज से क्या कहा जाए तो क्या है, तो दोनों सही है। कि दरअसल पूरे के पूरा एक सिस्टम है जिसमें फसलों को, पशुधन को और पेड़ों को एक साथ एकीकृत प्रबंधन है। एक साथ खेती भी की जाती है, फॉरेस्ट्री भी की जाती है, पशुपालन भी की जाता है, एक ही साथ किया जाता है। जर्म प्लाज्मा को संरक्षित रखने में मदद भी की जाती है। बात सही है। अब अगली बात आइए, निम्नलिखित में से कौन कृषि में संस्थागत कारकों के घटक हैं? संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर इसको कहते हैं। यानी इंस्टीट्यूशनल रूप से क्या क्या रिफॉर्म किए जाए खेती में, कौन कौन से के लिए संस्थान की जरूरत है, संगठन की जरूरत है, सांस्थानिक रिफॉर्मों की जरूरत है, उसी को संस्थानक कारक कहते हैं। तो भूमि स्वामित्व, भूमि अभिलेख का कंप्यूटरीकरण, कृषि ऋण, बीज, मध्यवर्ती का उन्मूलन। कहा गया है दिए गए में से सही कूट उत्तर चुनिए। तो इसका ए सही है, भूमि स्वामित्व। दूसरा, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण अभी सरकार कर ही रही है। और तीसरा, मध्यवर्ती का उन्मूलन, यानी जमींदारों बिचौलियों की समाप्ति। ये तीनों संस्थागत फैक्टर में आते हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में आते हैं। यानी संस्थागत फैक्टर मतलब वो सुधार जो पूरी की पूरी खेती की आमूलचूल संरचना बदल देंगे, साथ साथ उससे किसान की स्थिति मजबूत होगी, सशक्त होगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 55। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सहकार मित्र योजना एमएसएमई उद्यम मंत्रालय और प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन प्लेसमेंट के लिए शुरू की गई। दूसरा, ओडिशा की भावांतर भुगतान योजना ने एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच अंतर प्रदान करके किसानों को राहत दी। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में नो टिलेज अपनाने से मिट्टी में कार्बन सी का पृथक्करण बढ़ता है। इसमें से कौन सही है? तो इसका उत्तर है सी, केवल तीसरा सही है। क्योंकि सहकार मित्र योजना एमएसएमई की योजना नहीं है, बल्कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। तो यानी यह गलत हो गया, यह एमएसएमई मंत्रालय की योजना नहीं है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है सहकार मित्र योजना। दूसरी चीज, भावांतर भुगतान योजना उड़ीसा की नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश की है। बाद में इसे हरियाणा ने भी लागू किया है। साथ साथ ये सही है। अब सहकार मित्र योजना के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी यहां मिलेगी। मध्य प्रदेश के भावांतर भुगतान योजना के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगला सवाल है, फसल अवशेष को खेत में ही छोड़ देने से क्या लाभ है? तो यह खेतों में अपवाह और कटाव को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह मिट्टी के रूपरेखा के वातन में सुधार करता है। तो इसका दोनों सही है कि फसल अवशेष को जब हम खेत में छोड़ देते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोनों सही है। पानी का ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा, कटाव सही होगा, मिट्टी के रूपरेखा के भीतर जो मिट्टी में मृदा सॉइल के जो फॉर्मेशन की पूरी प्रक्रिया है, यानी आंतरिक रूप से उसको सुधारता है। अगला सवाल है आपका, पौध किस्म संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसान इस अधिनियम के तहत संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज को भी बेचने के हकदार हैं। भारत ने ट्रिप्स समझौते को प्रभावी बनाने के लिए पौध किस्म और किसान अधिकार अधिनियम 2001 अधिनियमित किया है। इसमें केवल दूसरा सही है, यानी ये बात सही है। सच में ट्रिप्स समझौते को ही लागू करने के लिए भारत ने पौध किस्म और किसान अधिकार अधिनियम 2001 बनाया था।
पहला गलत इसलिए है कि किसान इसमें सभी बीज बो सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीजों को बेचने की इजाजत बाजार में किसान को नहीं है। तो इसको ठीक कर लीजिए, यानी इसका उत्तर सही है बी। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि किसान क्रेडिट कार्ड फसल कटाई के बाद के खर्चे, उत्पादन, वितरण, ऋण और किसान परिवारों की खपत आवश्यकताओं को शामिल करता है। फसल उत्पादन या संबंध गतिविधियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन आदि में शामिल किसान क्रेडिट कार्ड योजना के पात्र हैं। तो इसमें से कौन था सही है? दोनों सही है। याद रखिएगा, जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो लाया ही इसलिए गया है कि फसल की कटाई और फसल की बुआई के बीच भी किसान को ढेर सारे काम हैं, तथा फसल की कटाई के बाद भी ठीक किसान को बाजार में फसल ले जाना है, उसको बेचना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो उसके बाद भी अगर उसे तुरंत पैसे की जरूरत हो, क्योंकि उसके पास पैसा तब आएगा ना जब भाई वो अपनी फसल बेचेगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट ही है कि किसान को फसल की कटाई और बुआई के बीच बच्चे को पढ़ाना है, बिटिया का ब्याह करना, घर के और खर्चे है, बीमारी है, कपड़ा इत्यादि खरीदना, उसके दौरान जो पैसे की जरूरत हो तो किसान साहूकार के पास ऋण मांगने न जाए। तो उस दौरान जिस खर्चे की जरूरत हो उसको भी बैंक से निकाल करके पूरा कर ले किसान क्रेडिट कार्ड योजना से। दूसरी चीज, जब फसल कटाई कर लेगा तो जब तक बेहतर मंडियों में नहीं ले जाएगा फसल बिकेगी नहीं, और बेहतर मंडी में ले जाने के लिए उसे पैसा चाहिए। तो वो भी कहा गया कि चलो वो भी पैसा केसीसी कार्ड से निकाल लेगा। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, केसीसी कार्ड में हाल के दिनों में पहले नहीं था, कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों को भी शामिल कर लिया गया, पशुपालकों को शामिल कर लिया गया, जो भेड़ पालन, बकरी पालन इत्यादि करते हैं, मछली पालन वालों को शामिल कर लिया गया। यानी खेती से पहले केसीसी सिर्फ खेती में थी, अब वर्तमान स्थिति है कि खेती से पशुपालन, मत्स्य पालन में भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया जा चुका है। अगर हम बात करें 59वें की कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी का नाम सुना होगा, उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसके दायरे में केवल उन्हीं परियोजनाओं को शामिल किया जाता है जो या तो विकसित की जा चुकी है या विकास के अधीन है। बिजली और सड़क परियोजनाएं एनआईपी के 60% से अधिक फंडिंग के लिए जिम्मेदार हैं। कह रहा है कि कौन से कथन गलत हैं? तो उत्तर है सी, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। कैसे? तो याद रखिएगा, एनआईपी नई परियोजनाओं के लिए है। पहली बात, नई परियोजनाओं के लिए। इसके तहत देश का लक्ष्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कितना? 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, और 2029 तक देश को एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं दे देंगी। अगर हम बिजली और सड़क निर्माण की परियोजनाओं की बात करें कि दोनों को मिलाकर के 60% है, जी नहीं, बिजली को है 24%। यहां देखो, इलेक्ट्रिसिटी को है 24% और सड़क को है, रोड को है 19%। यानी एनआईपी में सबसे अधिक पैसा किसको दिया गया है? इलेक्ट्रिसिटी को दिया गया है। तो विद्युत को दे दिया गया है 24%, रोड को दे दिया गया है 19%। तो दोनों मिलाकर के 60% थोड़ा होता है, ये भी गलत है। अगली बात आ जाओ, भारत में शहरी विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमृत मिशन, जिसे अमृत मिशन भी कहते हैं, वह 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों को शामिल करता है। स्मार्ट शहरों के तहत शहरों का चयन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक, ट्यूलिप के तहत इंटर्नशिप को बस्ती आवंटन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। कह रहा है सही कथन आप चुनिए। जब सही कथन में कौन से कथन सही है? जब इसकी बात की जा रही है तो इसका आंसर ए सही है, यानी 1 सही है, 2 गलत है। तो क्या गलत है? दरअसल स्मार्ट शहरों का चयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकारें रिपोर्ट देती है। शहरी आवास और विकास मंत्रालय, जो केंद्र सरकार का मंत्रालय है, उसके चयन की जिम्मेदारी है। और जो ट्यूलिप है, ट्यूलिप के लिए अलग से बजट में पैसा नहीं दिया जाता है। पूरी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी है कि ट्यूलिप के साथ तहत जो पैसा दिया जाता है, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, जो अमृत मिशन है, इन्हीं तीनों के फंडों का इस्तेमाल हम ट्यूलिप में भी कर देते हैं। अलग से बजट में पैसा नहीं दिया जाता है। अगला सवाल है, ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, पीएम आदर्श ग्राम योजना अनुसूचित जाति की 50% से अधिक आबादी वाले गांवों पर लागू है। सृजन पोर्टल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर घटकों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है। केवल
एक सही है कि पीएम आदर्श ग्राम योजना जो वहां लागू होगी जहां कम से कम 50% से अधिक आबादी किसकी होगी, तो एससी की होगी, वहीं ये लागू होगी। अगर अगली बात की जाए कि सृजन पोर्टल क्या है, तो सृजन पोर्टल है कि रक्षा संबंधी उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना। यानी सृजन पोर्टल का विकास ही इसीलिए किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के घटकों का निर्माण नहीं, रक्षा उत्पादन से जुड़ी हुई जो भी स्वदेशी वस्तुएं हैं, यानी रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही हमने सृजन पोर्टल का इस्तेमाल किया है। रक्षा क्षेत्र से सृजन पोर्टल जुड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 62 तो देखें भाई 62 क्या कहता है, 62 क्या कहता है। सर्कुलर इकोनॉमी की बात करता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल विनिर्माण तकनीकें हैं। किसी उत्पाद के जीवन काल को बढ़ावा देना, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचाव, पारस्परिक रूप से संगत उद्देश्यों के लिए एक व्यापार मंच प्रदान करना। तो इसका उत्तर है डी, सीधी सी बात है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब कुछ भी फेंकेंगे नहीं, एक वस्तु खराब होगी तो उससे दूसरी बना लेंगे। हाथ में मान लो मेरे ये बॉटल है, प्लास्टिक की है, हम फेंक देते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया, एक ही बार इस्तेमाल किए। चक्रीय अर्थव्यवस्था कहती है पानी पी लिए, बॉटल फेंक दिए, कूड़े वाला उठा के ले जाएगा, इसको पिघलाएंगे, इससे प्लेट बना देंगे, या इससे एक और बॉटल बना देंगे, या इससे कुछ और बना देंगे। यानी कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, इसको हम फेंकेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, किसी भी उत्पाद का जीवन काल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। भैया इस प्लास्टिक से केवल ग्लास बनी थी, 10 दिन का जीवन काल, इससे प्लेट बन जाएगी, फिर वो प्लेट खत्म हो गई, फिर कोई और प्लेट बनेगी, फिर हो गई चम्मच बना देंगे सब, फिर होगा फिर गिलास बना देंगे। यानी प्लास्टिक का जीवन काल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। इससे क्या होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बचाव हो जाएगा। ठीक, हम ऐसे ही प्लास्टिक की ओर बढ़ेंगे जिसकी रिसाइकलिंग की जा सकती है। और उससे तीसरी बात यह होगी कि पारस्परिक रूप से संगत उद्देश्यों के लिए व्यापार मंच साझा होंगे। एक इकाइयां दूसरे से जुड़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दूसरे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ेगी, दूसरी सप्लाई यूनिट तीसरे से जुड़ेगी। तो इसके तीनों कथन सही हैं। अब अगली बात, पेटेंट की सदाबहार अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। भारतीय पेटेंट अधिनियम धारक द्वारा रॉयल्टी प्रदान करने के बाद सदाबहार बार बार रॉयल्टी लेने से छूट प्रदान करता है। यह एक नया पेटेंट प्राप्त करने के लिए मूल उत्पादन प्रक्रिया में किया गया मामूली परिवर्तन है। पेटेंट संरक्षण अधिकारों को क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर और एक निश्चित अवधि के लिए मान्यता प्राप्त हो जाती है। सदाबहार के निषेध से लोगों के जीवन काल रक्षक दवाओं की लागत कम होने की संभावना है। तो इसका उत्तर है सबसे कम उपयुक्त जो है वह ए है। बाकी रही पेटेंट के बारे में सारी जानकारियां आपको हमने हर विकल्प के बारे में दे दिया है, यहां व्याख्या करने में बहुत टाइम लग जाएगा। निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, जिसे हम बीओटी मॉडल कहते हैं। इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट निर्माण मॉडल, इसे हम ईपीसी मॉडल कहते हैं। ठीक, में अनुबंध की समाप्ति तक स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास रहता है। बिल्ट लीज बीएलटी मॉडल, ट्रांसफर मॉडल और टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी टीओटी मॉडल के बीच का अंतर यह है कि प्रथम वाले में सरकार को निजी ऑपरेटर द्वारा भुगतान की अग्रिम फीस शामिल है। हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल, इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहते हैं। हमारे विद्यार्थियों जो हमसे क्लास में पढ़े वो देख रहे होंगे क्लास, तो उनको समझ में आ गया होगा। एचएएम मॉडल, एचएम मॉडल में निजी और सार्वजनिक खिलाड़ी बारी बारी से योजना का संचालन कहते हैं। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गलत है, तो कह रहा है कि 1, 2 और 3 तीनों गलत है। तो सही क्या है, तो सही इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको बीओटी मॉडल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, बिल्ट लीज ट्रांसफर मॉडल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, हाइब्रिड एन्युटी ईपीसी मॉडल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, उसे देख लीजिएगा। आंसर आपका ये रहा। अब अगला है वाणिज्यिक बैंकों के निम्नलिखित मामलों में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक द्वारा साख सृजन को नियंत्रित करना, यानी जो लोन देते हैं उनको नियंत्रित करना। वाणिज्यिक बैंकों का विलय और परिसामन, एक वाणिज्यिक बैंक के बोर्ड और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति। इसका उत्तर है केवल 1 और 2 सही भी है। दरअसल कमर्शियल बैंक किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, इसे आरबीआई को कोई लेना देना नहीं होता है। आरबीआई को इन 2 चीजों से लेना देना होता है। अगला सवाल है 66 कि
स्टेटमेंट है, इनको चुनना है कि स्टार्टअप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख टीयर 1 शहरों में स्टार्टअप यात्रा का आयोजन किया जाता है या उद्यमशीलता की प्रतिभा की तलाश में बैक टू कैंप का आयोजन करता है। इसमें से कौन गलत है? तो इसका आंसर है ए, गलत पहला है। कहोगे गलत पहला क्यों है? दरअसल जो स्टार्टअप यात्रा की जाती है वो टीयर 1 शहरों में नहीं, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में की जाती है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में की जाती है, क्योंकि ये टीयर 1 शहरों में तो वैसे लोग ढेर सारे जाते हैं। और इसके तहत किया जाता है, जगह जगह टीयर 2 और टीयर 3 में कैंप लगाए जाते हैं, बूट कैंप जिसे कहा जाता है, और वहां से स्थानीय उद्यमशीलता की प्रतिभाओं को तलाशा जाता है, उन्हें स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल किया जाता है। आगे बढ़े कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। औद्योगिक क्रांति, भाप इंजन 10 यानी पहली औद्योगिक क्रांति भाप इंजन, दूसरी औद्योगिक क्रांति गैस और तेल, तीसरी औद्योगिक क्रांति दहन इंजन, चौथी औद्योगिक क्रांति ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, स्वचालन। और कहा जाता है युग में से कौन सही मेल है? तो याद रख लीजिए जिसका डी सही मेल है, पहला और दूसरा, क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति 3 थी यह दहन इंजन पर नहीं, यह तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित थी। यह किस पर आधारित थी? इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित थी। औद्योगिक क्रांति 3 इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित थी। औद्योगिक क्रांति 4 तो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स पर आधारित ही है, यह सबको पता है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। अब देखो है क्या कि जब हम कूट के हिसाब से देखेंगे तो जहां जहां औद्योगिक क्रांति 3 वाला कूट में रहेगा, समझना बात, वो अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक, तो यानी पहला और दूसरा इसमें सही उत्तर है, केवल पहला और दूसरा सही उत्तर है। स्वचालन को अंग्रेजी में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स कहते हैं। ये जो औद्योगिक क्रांति 3 है, ये दहन इंजन जो है, यह दूसरे से ही जुड़ा है। औद्योगिक क्रांति 3 का सीधा जुड़ाव किससे था? इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट से। समझ में आ गई बात? यानी जिस में तीसरा रहेगा वो गलत हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहां भी तीसरा है, ये भी गलत हो गया। ठीक, यहां तो दूसरा चौथा है, यहां भी तीसरा, यहां केवल पहला दूसरा है। इसके हिसाब से ये उत्तर सही है। यहां जानकारी नहीं, थोड़ा जुगाड़ का खेल है। समझ में आ गई बात? अगली बात, भारत में स्टार्टअप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। स्टार्टअप के बारे में कहा गया है कि वे 1 दशक से भी कम पुरानी इकाई है जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कारोबार 100 करोड़ से कम होता है। दूसरा, वे आरबीआई के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार मानदंडों में शामिल होते हैं, यानी पीएसएल में शामिल होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होते हैं। तीसरा, वे अपनी स्थापना के 10 वर्षों से पहले या बाद में लगातार 3 वर्षों के लिए कर अवकाश के प्राप्त होते हैं। कह रहा है इसमें कौन कथन सही है? तो आप लोग खुद ही जानते हैं कि इसमें पहला और दूसरा सही है। यह तीसरा गलत इसलिए है कि जब स्टार्टअप शुरू किया जाता है तो जो शुरुआत के 10 वर्षों में सिर्फ शुरुआत के 3 वर्ष ही उन्हें टैक्स हॉलिडे मिलता है। ठीक ना? तो सिर्फ शुरुआत के 3 वर्ष, लास्ट के 3 वर्ष नहीं, शुरुआत के 3 वर्षों के लिए उन्हें टैक्स हॉलिडे मिलता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादनबद्ध प्रोत्साहन, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो पीएलआई स्कीम है उस योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सही है? ठीक, तो कह रहा है कौन सही है? तो बात यह है कि यह वृद्धिशील उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक परिणाम और विकास आधारित मॉडल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को पीएलआई स्कीम के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप योजना और उसमें निर्यात के लिए प्रोत्साहन और माल के मूल्यवर्धन शामिल है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कथनों में कौन सही है? तो इसका उत्तर है डी, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो क्या है पीएलआई स्कीम? तो सीधे आप आइएगा, यहां पर आपको पूरी की पूरी पीएलआई स्कीम की जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि अंतर्निहित मूल्य अपस्फीति जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अनोखा संकेतक है क्योंकि यह केवल नॉमिनल जीडीपी को मापकर मुद्रास्फीति की गणना करता है। स्टेट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, इसके अंदर सीमित वस्तुओं की ही गणना की जाती है। स्टेट नंबर 3, इसकी गणना में आयातित वस्तुएं मुख्य रूप से शामिल की जाती है। सही कौन सा कथन गलत है? तो कह रहा है आंसर डी है कि ऊपर दिए गए सभी कथन गलत हैं। तो सही क्या है, कैसे गलत हैं? तो याद रखना, जो जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर है यह केवल नॉमिनल जीडीपी को ही शामिल नहीं करता है, यह रियल जीडीपी को भी शामिल करता है। इसका फार्मूला पीछे लिख दिया है। इसके अंतर्गत सीमित वस्तुओं की ही गणना की जाती है, नहीं, इसके अंतर्गत व्यापक वस्तुओं की गणना की जाती है। साथ साथ इसमें कह रहा है कि इसमें आयातित वस्तुएं आवश्यक रूप से शामिल की जाती है। जी नहीं, आयातित नहीं शामिल की जाती हैं। देश के अंदर उत्पादित
प्लस जो देश से निर्यात हो रहा है उसको शामिल किया जाता है। बाकी डिफ्लेटर की कहानी आपको यहां मिलेगी। अगली बात है यंग प्रोफेशनल योजना। अगर यंग प्रोफेशनल योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यंग प्रोफेशनल योजना भारतीय और यूके के बीच द्विपक्षीय योजना है जिसकी घोषणा G20 शिखर सम्मेलन में की गई। यंग प्रोफेशनल योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के डिग्रीधारी नागरिकों को स्वतः गारंटी अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देती है। यंग प्रोफेशनल योजना के तहत वीजा के लिए आवेदन करते समय आवेदक के पास नौकरी होना जरूरी नहीं है। इनमें से कौन सही है? तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़िए। गर्भनाल रक्त बैंकिंग के संबंध में साइंस का सवाल है। ठीक, क्या सही है? जिसे हम कहते हैं ब्लड बैंकिंग, जो करते हैं ना, प्लेसेंटा ब्लड बैंकिंग जिसे हम कहते हैं। तो गर्भनाल रक्त बैंकिंग के संबंध में इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च गर्भनाल रक्त के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। गर्भनाल रक्त बच्चे का वह रक्त होता है जो जन्म के बाद गर्भनाल और प्लेसेंटा में रह जाता है। गर्भनाल रक्त का उपयोग कई तरह के कैंसर, प्रतिरक्षा की कमी और अनुवांशिक विकारों के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसमें से कौन से कथन सही है? तो दूसरा और तीसरा सही है। बात भी सही है कि वह ब्लड जो गर्भनाल और प्लेसेंटा में रह जाता है उसका इस्तेमाल होता है। यह भविष्य का बहुत बड़ा चिकित्सा का क्षेत्र होगा, बहुत बड़ा चिकित्सा का क्षेत्र होगा। अभी तो कम ही है, लेकिन भविष्य में बहुत बड़ा चिकित्सा का क्षेत्र होगा। इस पर काफी कार्रवाई की जा रही है। इससे भी ठीक जितनी भी जानकारी है उसकी सारी की सारी जानकारी हमने स्टेम सेल रिसर्च कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या स्टेम सेल की पूरी प्रक्रिया है, इस पर पूरी हमने दे दिया है। आप लोग इसको एक बार जानकारी के लिए देख लीजिएगा। अगला सवाल है भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के विषय में क्या सही है? कि भारत स्टेटमेंट है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के भीतर एक विशेष और स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग है। यह योजना भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन फोटोनिक सुविधाओं की स्थापना के लिए आवश्यक पूंजी में 100% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एक अर्धचालक इंसुलेटर जैसे कांच से अधिक बिजली का संचालन कर सकता है, लेकिन शुद्ध कंडक्टर जैसे तांबा या एल्युमिनियम से बना होता है। इसमें से कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो कैसे गलत है? तो यहां सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी गई है। पूरा का पूरा हिंदी और अंग्रेजी में दोनों है। विस्तार से इस मिशन के बारे में हमने बता दिया है ताकि आप एक नोट्स फॉर्मेशन आप लोग कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम पर चर्चा करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम का उद्देश्य कृषि और गैर कृषि निर्माण वस्तुओं के क्षेत्र में अपने कर्मचारी समूहों को सक्रिय करना है, ये स्टेटमेंट है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार अधिशेष के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है, ये बात है। तीसरी, व्यापार सुगमता और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने पर द्विपक्षीय संवाद को गहरा करने में अधिकारियों की मदद करने के लिए लचीला व्यापार पर व्यापार नीति फोरम कार्यकारी समूह लॉन्च किया गया। इसके बारे में 3 कथन दिए गए हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कौन से सही हैं? तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। तो कैसे गलत है कि देख लीजिए, 11 जनवरी 2023 को वाशिंगटन डीसी में भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और इसके बारे में पूरी की पूरी बात बता दी गई है। इसका उद्देश्य है कृषि, गैर कृषि वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा के क्षेत्रों में अपने कार्य समूहों को सक्रिय करना है। यानी काफी इस व्यापार नीति फोरम के सेक्टर हैं। यहां कह रहा है कि कृषि और गैर कृषि निर्माण वस्तुओं की ही बात कर रहा है, नहीं, उससे भी ज्यादा ठीक का इसका दायरा है। इस हिसाब से गलत है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की थीम ऊर्जा सुरक्षा और विकास समृद्धि का रोड मैप है, पहली बात। दूसरा है, भारत के प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में 3F भोजन, भूमि की उर्वरता और किसान के अभूतपूर्व संकट पर चिंता जताई। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के तहत की गई। अब यहां पूछ रहा है किसके बारे में? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में। तो यहां कौन सही है? तो सिर्फ पहला सही है, क्योंकि पहला ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में बात करता है और सच में है उसकी थीम है ऊर्जा सुरक्षा और विकास समृद्धि का रोड मैप है। यानी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहता है कि ऊर्जा सुरक्षा और विकास, ऊर्जा सुरक्षा पर काम कीजिए, डेवलपमेंट पर काम कीजिए, यही समृद्धि का रोड मैप होने वाले हैं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिलिकोसिस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिलिकोसिस संक्रमित मच्छरों से होने वाली फेफड़ों की बीमारी है। भारत के पश्चिमी घाटों और घने सुंदर वन डेल्टा में सिलिकोसिस रोगियों की संख्या है
दूसरा, यदि प्रारंभिक अवस्था में सावधानी बरती जाए तो यह रोकी जा सकने वाली बीमारी है। इसमें सही उत्तर की तलाश करना है तो इसका सही उत्तर केवल 3 है। हाँ, सिलिकोसिस हो जाए तो प्रारंभिक अवस्था में ठीक हो जाती है, इलाज किया जाए, बाद में ठीक नहीं होती हैं। इसका मच्छरों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका लेना देना है जो खनन, चाहे खनन है, चाहे विनिर्माण जो उद्योग है, उसमें जो मजदूर इत्यादि काम करते हैं, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल, ये खनन से, निर्माण से जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सांस के द्वारा फेफड़े में जाते हैं, समा जाते हैं, वहाँ से तमाम तरह के श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं, उसे हम सिलिकोसिस कहते हैं। तो ना तो पहला सही है, ना तो दूसरा सही है, ठीक, तीसरा सही है। सिलिकोसिस के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है, ताकि एक इंफॉर्मेशन मिले आपके पीडीएफ में। ये रहेगा पूरी की पूरी कहानी यह सिलिकोसिस की है कि क्या है सिलिकोसिस, कैसे है, क्या क्या होता है। रेत, चट्टान और क्वार्टर जिनमें प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं और सांसों मुड़ के जाते हैं, श्वसन रोग की बीमारी करता है। पूरी जानकारी, पूरा खान अधिनियम, कानूनी सुरक्षा 1952, ये सब हमने आपको दे दिया है। पूरी की पूरी जानकारी सिलिकोसिस का नहीं है। सिलिकोसिस पर एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक ना। हम अगर सब कुछ को समझाते चलेंगे ना तो हमारा डिस्कशन हो जाएगा इस टेस्ट का 10 घंटे का, समझ गए आप। सिलिकोसिस मान लो समझाने लगेंगे तो आधा घंटा वो भी लग जाएगा, लेकिन हमने जानकारी दी है ताकि हमारे विद्यार्थियों को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। टेस्ट का उद्देश्य सीखो, टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ यही बताना नहीं हमने प्रदर्शन क्या किया। टेस्ट का उद्देश्य जब व्याख्या करें तो 4 नई बातें जान ले, ये भी होता है। और टेस्ट का उद्देश्य ये भी होता है कि हमें क्या क्या हमारे कमजोर पक्ष हैं, किसको दूर करेंगे, इस पर हम कैसे काम करें, अभी लास्ट में उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगला सवाल है, संदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो संदेश एक तात्कालिक संदेश भेजने की सेवा है जिसका उपयोग विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में लॉन्च किया गया। संदेश ऐप, ग्रुप बनाना, ब्रॉडकास्ट मैसेज, मैसेज फॉरवर्डिंग और इमोजी के साथ साथ 2 प्लेटफॉर्म के बीच चैट ट्रांसफर जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। इनमें से सही कथन चुनना है तो केवल दूसरा सही है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। बाकी क्या है संदेश, ठीक, इसके पूरी की पूरी बारे में हम जानकारी दे दिए हैं, एक बार पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 78, गांठधार त्वचा रोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको याद होगा ना, गायों को हो गया था गांठधार त्वचा रोग। तो आइए देखते हैं क्या है, कथन क्या कह रहा है। तो कथन है कि गांठधार त्वचा रोग मुख्य रूप से गोजाति और उसके प्रजनन से जुड़े लोगों को संक्रमित करता है। यह एक जूनोटिक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या जानवरों में फैलती है। वर्तमान में टीकाकरण के अलावा बीमारी को अंकुश लगाने के लिए कोई उपचार नहीं है। इसमें कहा गया कौन सा कथन सही है, तो डी है, केवल ती सही है, दूसरा दोनों सही नहीं है। तो गांठदार त्वचा रोग खबरों में खूब चर्चा में रहा है, इसलिए हमने पूरी की पूरी इसकी इंफॉर्मेशन दे दिया है। अगली बात है क्षुद्र ग्रहों के संबंध में, एस्टेरॉइड के संबंध में निम्न कथन चुनिए। एस्टेरॉइड के संबंध में निम्न कथन को चुनिए। तो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच ये पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह में वायुमंडल या गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नासा का OSX एक क्षुद्र ग्रह अध्ययन और नमूना वाप से मिशन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य है क्षुद्र ग्रह वेनु एक क्षुद्र ग्रह है, कम से कम 60 ग्राम का नमूना एकत्रित करना। इसमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन सही है, ये भी सही है, तीसरा भी सही है। क्या सही बात है, मंगल बृहस्पति के बीच ही पाए जाते हैं, ये मिशन नासा के भी सही है। तो दूसरा गलत क्या है, देखो यहां वायुमंडल तो नहीं पाया जाता है, लेकिन ग्रेविटेशनल पाया जाता है, यहां पर गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। अगर हम कुछ यूं बात करें, यहां पर क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। अगला है 80, निसार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। निसार एक SUV आकार का उपग्रह है जो नासा और जाक्सा के सहयोग से विकसित किया गया है। निसार का डेटा प्राकृतिक संसाधन और खतरों के बेहतर प्रबंधन में मदद कर सकता है, साथ ही वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और गति को बेहतर ढंग से समझने के लिए जानकारी प्रदान कर सकता है। यह दोहरी आवृत्ति वाला रडार इमेजिंग उपग्रह है। L ब्रांड और C ब्रांड दोनों रडार ध्वनियों का उपयोग करता है। इसमें सही कथन चुने तो केवल 2 सही है, ठीक, केवल 2 सही है। तो पहला गलत कैसे है, तो याद रखना, निसार नासा और जाक्सा के सहयोग से नहीं है, यह नासा एंड इसरो का मिशन है, ठीक, इसरो का मिशन है। बाकी निसार के बारे में सारी कहानी आपके सामने है। अब अगला बढ़ते हैं 81वें सवाल की, 81वें सवाल की ओर। तो चलो 80 तक तो आप लोगों ने देख लिया।
अब 81वें सवाल की ओर लौटते हैं, जो ई सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स पोर्टल के बारे में बात करती है। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये एक और दो कथन आपके सामने दिया गया है और कह रहे हैं कि न तो एक सही है और न तो दो सही है। तो क्या सही है? तो ई सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के बारे में क्या क्या बातें हैं, ये सारी की सारी हमने यहां लिख दी है। एक बार ये करंट का सवाल है और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। 82वां सवाल है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, इसके बारे में निम्न कथनों में से क्या सही है। तो पहला कह रहा है वर्तमान में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाए जाते हैं। भारत वर्तमान में अपने तेल की जरूरतों को पूरा करने आयात पर 85% निर्भर है। इथेनॉल के इस्तेमाल से इसके आयात में कमी आएगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। कह रहे हैं कौन सा सही उत्तर है? तो सही उत्तर इसका डी है। 2 और 3 सही है, पहला गलत क्यों है? पेट्रोल में 20% इथेनॉल नहीं 10% एथेनॉल मिलाया जाता है, इसलिए सही है। बाकी इसके बारे में सारी जानकारी। आर्द्रभूमि के संदर्भ में कुछ सूचनाएं हैं। पहला सवाल कह रहा है कि 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया है, चिन्हित किया गया है। यह विश्व आर्द्रभूमि 2023 का विषय है। दूसरा कह रहा है वेटलैंड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसलिए इन्हें पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। तीसरा है अमृत धरोहर के केंद्रीय बजट 2030 में, अमृत धरोहर जिसे केंद्रीय बजट 2030 में शुरू किया गया है, भारत की आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए विशेष योजना है। तो याद रखिए ये तीनों सही है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया ही जाता है। ठीक, साथ साथ अवक्रमित आर्द्रभूमि को पुनर्जीवन और पुनर्स्थापित कर सके, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 का थीम भी यही है। आर्द्रभूमि 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है जानते ही हो, रामसर सम्मेलन था, ये लागू हुआ था, ये सब बातें। यह किडनी भी कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी तेजी से अवशोषित करते हैं। बजट वाली क्लास हमारी यूट्यूब पर है, देखिए अमृत धरोहर के बारे में बताए हैं, पूरे अमृत काल के बारे में बताए हैं। तो अमृत धरोहर शुरू की गई है इस बजट में, वेटलैंड का संरक्षण इत्यादि किया जाएगा। इसके बारे में डी यानी सभी सही हैं। मजेदार सवाल है। जो फैक्चुअल सवाल रहेंगे उनका नहीं डिस्कशन करेंगे, फैक्ट दे दिए हैं, काफी टाइम हो गया। पैगोलिन के बारे में कौन से कथन सही हैं? ठीक, तो सीधे आ जाइए। वे पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जातार हवा और मिट्टी में नमी जोड़ने के साथ साथ मिट्टी की खुदाई से पौधों को बढ़ा देते हैं। भारत 2 प्रजातियों का घर है, भारतीय पैगोलिन जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और चीनी पैगोलिन जो दक्षिण एशिया के बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। इनमें से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। भारत में भारतीय पैगोलिन तो पाया जाता है, चीनी पैगोलिन भी पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है वो चीन से चल करके आता है, उस प्रजाति का नाम है चीनी पैगोलिन। ठीक ना, ये मत समझ लेना पैगोलिन वहां उत्पन्न होता पैदा होता तो यहाँ भाग आता है। बाकी यह हवा और मिट्टी में नमी जोड़ने का काम करते हैं, मिट्टी की खुदाई भी कर देते हैं, तो इसका दोनों सही है। अगली बात, ट्रैफिक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पूरा नाम ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स है। ट्रैफिक 1972 से वन जीव कोष भारत को एक कार्यक्रम के भाग के रूप में कर रहा है। ट्रैफिक के अनुसार लाल या रक्त चंदन भारत में सबसे अधिक शोषित लकड़ी है। इसके बारे में कौन सा सही है? इसके बारे में पहला और तीसरा सही है। ठीक, पहला और तीसरा सही है, दूसरा कैसे गलत है? तो ट्रैफिक के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी। पूरी की पूरी हमने ट्रैफिक के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है। एक नोट्स बना लीजिएगा, इसका नाम रख लीजिएगा ऐसे ट्रैफिक, और उसके बारे में कम से कम 10 पॉइंट इसका नोट्स कर लीजिएगा। 86 गिद्धों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बेचारे बड़े शोषित हो गए हैं, जानते ही आप लोग गिद्ध। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां। पहला, जानवरों के दवा के रूप में जो डाइक्लोफेनाक जैसे टॉक्सिन जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे ही गिद्धों की संख्या पर प्रभाव पड़ा है। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 के अनुसार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में 4 रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे। याद रखिएगा तीनों बातें सही है। भारत में 9 ही प्रजातियां पाई जाती हैं। डिप्लोफेनिक एसिड जो जानवरों के लिए एक एंटीबायोटिक का बुखार उखार हो जाता है, गाय भैंस को लगाया जाता है, उन्हीं से इनको नुकसान पहुंचा, वो उनके मांस में स्टोर होता है। ये जानवर मरे, गिद्ध खाए, बेचारे गिद्ध को किडनी का कैंसर हो जाता है, इससे मर जाते हैं। तो 2020-25 के साथ 4 रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ गिद्धों के संरक्षण के लिए जटायु प्रजनन केंद्र भी जगह जगह खोले जा रहे हैं, ताकि हमारे गिद्ध राजा को बढ़ावा जा सके। बड़े अच्छे होते हैं बेचारे लोग। तो ये रहा। अब हरियाणा के पिंजौर में खोला भी गया है जटायु प्रजनन केंद्र, जटायु संरक्षण केंद्र, ये सारी बातें हैं। हाल ही में समाचारों में देखा जाने वाला शब्द
थ्वाइट्स ग्लेशियर किससे जुड़ा है? तो सीधे सीधे आते हैं, इसका उत्तर है यह आमतौर पर व्यापक और विशाल आर्कटिक ग्लेशियर है जो प्वाइन द्वीप की खाड़ी में बहता है और अमुंडसेन सागर का हिस्सा है। थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर ये सही है। बाकी थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दी है, इससे एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में भारत में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्वेश्चन इसकी बात कर रहा है। तो इसका उत्तर डी है, क्योंकि इस मीटिंग में सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया। भूमि क्षरण को रोकना शामिल था, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली में तेजी लाना शामिल था, संसाधन दस्ता और परिपंथ अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना था। तो सारे के सारे इसमें शामिल थे। अगली बात इसमें कहा गया है 89 निम्नलिखित देशों पर विचार करें, 89, और कहा गया किसकी सीमा म्यांमार से लगती है। तो इसका उत्तर डी है, 1-3-1-3-4-5। कह रहे हैं कि कंबोडिया को छोड़ करके इन सबकी सीमा म्यांमार से लगती है। इसको हमने आपको मैप में दिखाया भी है, देख लीजिएगा कि कैसे क्या क्या लगती है, तो पूरी सीमा दिखा गई है। तो इसका उत्तर है डी, यानी 1-3-4-5, 2 नहीं तो 1-3-4-5। और मैप में हमने ये दिखा दिया है कि कैसे कैसे, पूरा मैप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। हाल ही समाचारों में देखा गया हार्ड लैंडिंग या सॉफ्ट लैंडिंग क्या शब्द है, किससे संबंधित? याद रखिए, यहां जो लैंडिंग शब्द इस्तेमाल हो रहा है उसका संबंध है कर्ज देने से। यहां जो लैंडिंग शब्द का मतलब उतारना नहीं है, यहां लैंडिंग शब्द का मतलब है कर्ज देने से। तो इसका सीधा उत्तर है डी, मौद्रिक नीति सख्त होने के कारण जीडीपी विकास दर में गिरावट आ रही है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि आरबीआई ने बहुत सख्त मौद्रिक नीतियों को अपनाया, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, और इसके तहत आरबीआई ने बहुत तेजी से अपनी पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट में बहुत बढ़ोतरी की है ना हाल के दिनों में। तो उसी रेपो रेट में बढ़ोतरी को ही कहा जा रहा है आरबीआई का हार्ड लैंडिंग। और ठीक, और इस हार्ड लैंडिंग के कारण ये खबर अखबारों में आ रही है कि आरबीआई जो हार्ड लैंडिंग अपना रहा है इन्फ्लेशन रोकने के लिए, इससे ग्रोथ रेट कम हो रही है। ये सवाल यहां से लाया है। पूरी की पूरी हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में जानकारी आपको यहां मिलेगी। डीएनए और आरएनए टीकों के बारे में सही कथनों का चुनाव करें, इनमें से कौन कौन सही है। तो इसका आंसर है सी। पूरा हम नहीं पढ़ रहे, कोई जरूरत नहीं है। 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं, चौथा गलत है। कैसे गलत है? तो डीएनए और आरएनए टीकों के बारे में पूरा विस्तार से यहां इंफॉर्मेशन हमने दे दिया है। अगला सवाल है 92, जो कहता है कि उत्तरी आयरलैंड के लिए यूके ईयू पोस्ट ब्रेक्सिट व्यापार सौदे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उत्तर है केवल ए, यानी विंडसर फ्रेमवर्क में शुरू की गई ग्रीन लेन और रेड लेन प्रणाली उन चीजों के लिए जो क्रमशः उत्तरी आयरलैंड और यूरोपीय संघ में जाएंगे। तो यूके ईयू पोस्ट ब्रेक्सिट व्यापार सौदे के बारे में पूरी की पूरी बात यहां लिख दी गई है, इससे आप ले लेंगे। अगला है प्रिसीजन अटैक लोटरिंग म्यूनिशन। हम उन सवालों को जिसको समझाना नहीं, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, तो बिना समझाए हम निकल जा रहे हैं, ठीक ना। जहां समझाना होगा हम जरूर समझा रहे हैं, ठीक। तो अब आ जाइए, प्रिसीजन अटैक लोटरिंग म्यूनिशन पैम ड्रोन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। उसे पाल्म ड्रोन भी कहा जाता है। ऑप्शन है, इसे युद्ध क्षेत्र में टोही और निगरानी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। पाम इजरायली फर्म यूविजन एयर लिमिटेड और हैदराबाद स्थित आदित्य प्रेसिटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसमें कौन सा सही है? तो याद रखना ये 2 सही है, ठीक, कि हैदराबाद का आदित्य प्रोसिटेक प्राइवेट लिमिटेड और इजरायली कंपनी मिलकर के ड्रोन बना रही है। यह पहला गलत है, क्योंकि ये याद रखना, यह पाम ड्रोन सिर्फ निगरानी नहीं करता है, सीधे मारता है, सीधे अटैक करता है। यानी सिर्फ टोह लेने के लिए खुफियागिरी में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, इसे डायरेक्ट किल करने में, टारगेटेड किलिंग में। जो आतंकवादी लोग बैठे हैं उन्हें पीओ के कैसे उड़ते जाएगा, ऊपर से फोटो लेगा, निशाना साधेगा, ऐसे मार देगा, ठीक। तो यानी इसे डायरेक्ट किलिंग में, डायरेक्ट फायर में इस्तेमाल किया जाएगा, टोही विमान नहीं है। दोनों सही है। पाम ड्रोन के बारे में हमने पूरी बात कह भी दी है। यहां पर एक शब्द है, एक खोजा गया है सुपर कंडक्टर रेड मैटर। तो सुपर कंडक्टर रेड मैटर के बारे में सही कथन चुनिए। यह सवाल आपके सामने है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है कि सुपर कंडक्टर्स प्रतिरोध के साथ विद्युत धाराओं का संचालन करते हैं जब उन्हें एक महत्वपूर्ण तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है। अब कैसे ये सही है, इसके बारे में पूरी ऑप्शन हमने आपको दे दिया है।
कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व के बारे में सही कथन चुनिए। यह आपके सामने 4 आंसर दिए हैं, इसका उत्तर है ए, यानी 2 और 4 सही है। तो कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ठीक। दूसरा ऑप्शन है यह अंतरराज्यीय अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है। तीसरा है रिजर्व में 3 अभयारण्य कलाकड़, मथुराई और पेरियार शामिल है। चौथा है रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में टाइगर, तेंदुआ, सांभर, इंडियन पेंगोलिन, स्लॉथ, माउस ये सब शामिल है। इसका सही उत्तर है 2 और 4, यानी ये तो सही है इसके बारे में, ये 3 गलत है। तो क्यों गलत है? तो कलक्कड़ मुथुराई टाइगर रिजर्व के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगी। अगला है रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में एवन क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है? दरअसल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है कि यह सीधे सीधे एक प्रोसेस होती है। जब रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में सरकार पहला कदम उठाती है तो उस पहले कदम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, यानी इसका उत्तर सही होगा बी, यह रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में उठाया गया पहला कदम है। ठीक। और अंतिम खरीदारे होने से पहले, अंतिम अधिग्रहण होने से पहले इसे समाप्त किया भी जा सकता है, नहीं भी समाप्त किया जा सकता है। अर्थात जब कोई रक्षा अधिग्रहण करते हैं, जो पहला कदम उठाते हैं उसे ही कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। तो बी है उत्तर। अगला है निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। यह एक परित्यक्त हिंदू मंदिर शिक्षा का प्राचीन केंद्र है। प्रशांत पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्र में इसके बारे में जानकारी दी गई है कि हिंदू देवी सती के अंगों के गिरने का स्मरण करता है। यह किस मंदिर के बारे में जानकारी है? तो यह सारी की सारी जानकारी है शारदा मंदिर के बारे में, यानी सवाल का आंसर डी सही है। शारदा मंदिर में जो हिंदुओं का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, शक्ति की पीठ के रूप में मान्यता है, तो यह सारी जानकारी शारदा मंदिर से मेल खाती है। शारदा मंदिर के बारे में आपको पूरा का पूरा विस्तार से वर्णन, पॉइंट में वर्णन, मतलब जितनी जरूरी है आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए वो यहां मिल जाएगी। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा उच्च सागर संधि का उद्देश्य है? कौन सा उच्च सागर संधि का उद्देश्य है? एक उच्च सागर संधि की गई है, तो उच्च सागर संधि का उद्देश्य है, इसमें सवाल आंसर आपका सही है सी, समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। एक उच्च सागर संधि की गई है और जिस संधि का उद्देश्य ही रखा गया है कि हम समुद्री जो जैव विविधता है, इस समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करें और समुद्रों का सतत उपयोग करें, सस्टेनेबल यूज करें, ताकि समुद्र प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो इसका उत्तर सी है। उच्च सागर संधि के बारे में आपको यहां एक अच्छी जानकारी दे दी है हमने। अगला है 99 हिंद महासागर में गहरे जल परिसर संचरण के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका उत्तर है ए, अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सॉल्यूशन। तो 99 का उत्तर है ए है। अब यह क्या है इसके बारे में, अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या है, इसके बारे में पूरा तरह से हमने एक मैप बना करके आपको समझा दिया। इसके चारों ऑप्शन पर बात हो गई है। 100 है खानों में बालू उत्पादन के लिए ओवरबर्डन रॉक्स ओबी के रूप में जाने वाली विखंडित चट्टानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, जिसमें केवल एक ही सही है कि रेत को खान और खनिज विकास अधिनियम 1997 के तहत लौह खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह रॉक्स ओबी क्या है, इसके बारे में भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगी। पूरा का पूरा सूचना हमने दे दिया है। तैयार रहे आपके 100 सवाल और इन 100 के उत्तर। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, और जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्दी जो शुरू के 10 लोग हैं वो हमसे जुड़ेंगे, हमसे बात करेंगे। जो भी उनकी मेंटरिंग संबंधित जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम पूरा करेंगे। तो बहुत जल्दी किसी दिन, शायद 2-3 दिन में ही कोई दिन है कि जो शुरू से 10 लोग होंगे उनसे मेरी बातचीत होगी, मैं बात करूंगा उनसे एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे। और जिन लोगों का कम हुआ है परेशान न हो, ठीक न? युद्धाभ्यास में शामिल रहिए, युद्ध जीत जाएंगे। कहा जाता है ना, गुमराह वे नहीं हैं जो रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं। गुमराह वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। जो रास्ता भटक गए हैं, गुमराह वो नहीं होते हैं जो चल पड़ा है भटकते भटकते पहुंचेगा ही। गुमराह वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो जो भी टेस्ट में शामिल हुआ है, कुछ भी प्रदर्शन हो, कुछ भी परफॉर्मेंस हो,
कितना भी कम से कम हो, याद रखना वो गुमराह नहीं है, वो वॉरियर है, वो युद्ध में शामिल हुआ है। और जो अगर युद्ध में शामिल हो चुका है तो उसे ठोक करके, पीट करके, समझा करके, बुझा करके, पढ़ा करके जिताने की जिम्मेदारी तो हमारी है। बस वो युद्ध में शामिल होता रहे। हां, जो लोग टेस्ट में शामिल नहीं होते हैं वे गुमराह भी हैं और वे वॉरियर भी नहीं है। तो याद रखिएगा, एक विद्यार्थी, एक युवा, एक योद्धा, सिर्फ दो ही चीज तो हो, वह वॉरियर हो और गुमराह न हो, बाकी तो वह विजेता हो जाएगा, बन जाएगा। तो जो लोग भी शामिल हुए हैं उन सब के लिए बधाई है, उन सब के लिए साधुवाद है। और अगली बात, शामिल होते रहिए, बस शामिल होते रहिए, टेस्ट देते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, समझते रहिए, बस शामिल होते रहिए। और जो जो सेक्शन में जिसका जिसका कुछ भी कम है, किसी भी सेक्शन में जहां जहां उसकी गलतियां हुई हैं, मान लीजिए किसी का टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत कम है, तो अगले में उदास होना नहीं है, निराश होना नहीं है। छोटी छोटी लड़ाई हार करके भी एक दिन अगर आप बड़ा युद्ध जीत लें तो बड़ा युद्ध जीतना महत्वपूर्ण होता है। इतिहास बड़े युद्ध जीतने वालों को याद करता है। और छोटी छोटी लड़ाइयां कभी आदमी हारता नहीं है, छोटी छोटी लड़ाइयां हैं वो सबक देती हैं जिससे वो बड़ा युद्ध जीतता है। ये जो टेस्ट है ये हमारी छोटी छोटी लड़ाई है, इससे सबक लेने हैं। ये सबक क्या दे रहा है? तो जिनका भी कम है एक बार अपना टेस्ट पेपर खोलें, देखें किस किस सेक्शन से उन्होंने परफॉर्मेंस बेहतर नहीं किया है। एक टेस्ट मूल्यांकन की कॉपी बनाएं, कम से कम 20-25 पेज की। ध्यान सुनना, आपको करना क्या है, आपको मार्केट से एक कॉपी खरीद के लाना है जिस पर ऊपर लिख देना है टेस्ट मूल्यांकन। और 7वां टेस्ट आपने आज दिया तो 7वें टेस्ट नंबर 7 का मूल्यांकन रिपोर्ट बनाना है, आपको बनाना है। उस मूल्यांकन रिपोर्ट में उन टॉपिकों को लिख करके रखना है जहां से आपके टेस्ट में सवाल गलत हो गए। भविष्य में जब आप रिवीजन में जाओगे तो यहां 7वें टेस्ट में जिस जिस टॉपिक से आपने सवाल गलत किया पहले उसको रिवाइज करना है, फिर बाद में पूरा रिवीजन करना है। इसी प्रकार आपको करना क्या है कि टेस्ट नंबर 1 से जितना टेस्ट हो एक कॉपी बनानी है और वो खुद के मूल्यांकन के लिए है, वही आप खुद अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। तो पेज नंबर 1 पर लिखो टेस्ट नंबर 1 मूल्यांकन, किस किस सेक्शन से गलत किए। पेज नंबर 2 पर लिखो टेस्ट नंबर 2, 3 पर लिखो टेस्ट नंबर 3, 4 पर लिखो टेस्ट नंबर 4, 5 पर लिखो टेस्ट नंबर 5, 6 पर लिखो। ऐसे लिखो, जितने टेस्ट हो उसका एक एक पेज मूल्यांकन का बना लो, 1 पेज या 2 पेज। हर टेस्ट में किस किस सेक्शन से आपने गलत किया है वो टॉपिक लिखते जाओ, टेस्ट देते जाओ। जिस दिन आपका टेस्ट समाप्त हो जाएगा, ये जितने पेपर का होगा उस दिन लेकर के बैठिएगा। जिनको अगले साल एग्जाम देना उनके लिए कह रहे हैं, ये उनके लिए है जिनको अगले साल एग्जाम देना है, उस दिन लेकर के बैठिएगा और पूरे के पूरे कॉपी के सारे टॉपिक को इकट्ठा कर जाइएगा और 2 से 3 महीने उसी को रिवाइज कीजिएगा। यह अगले साल वालों के लिए है। तो इस साल वालों के लिए क्या है, अभी आपके सामने हमने टेस्ट डिस्कशन कर दिया। तुरंत पानी पीजिए, चाय पीजिए, बैठिए, देखिए किस किस टॉपिक से आपने गलतियां की है। उस टॉपिक को तुरंत पेज पर नोट कीजिए, 10-15 टॉपिक बन जाएंगे और अगले 24 घंटे के अंदर आपको उन्हीं 10-15 टॉपिक को रिवाइज कर देना है। समझ में आ गई बात? तो जिन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है वो भी एकदम सजग रहें, सचेत रहें। उन्होंने भी किसी टॉपिक से गलती की होगी तो वो भी इसको अपनाएं। जिन्होंने मीडियम रेंज का परफॉर्मेंस किया है वो भी इसी को अपनाएं, बस उनके टॉपिक थोड़ा बड़े हो जाएंगे। जिन्होंने एकदम पुअर परफॉर्मेंस किया है वो भी इसी को अपनाएं, उनके टॉपिक थोड़ा अधिक हो जाएंगे। और याद रखिएगा, जो जो लोग टेस्ट में शामिल हो गए वे सब वॉरियर हैं, सब वॉरियर हैं। सलाम है मेरा उन सबको जो इस टेस्ट में शामिल हुए। अपने में सुधार करते रहिएगा, टेस्ट छोड़िएगा मत, टेस्ट से खूब जुड़िएगा। छोटे छोटे युद्धाभ्यास युद्ध जीतने के लिए जरूरी होते हैं। कहा जाता है जो वॉरियर ट्रेनिंग सेंटर में, एक डिफेंस में शब्द है कि जो वॉरियर ट्रेनिंग सेंटर में, ट्रेनिंग फील्ड में अधिक पसीना बहाता है उसका वार फील्ड में खून कम गिरता है। समझ में आ गई बात नहीं? तो जो लोग टेस्ट में अधिक शामिल होते हैं, परफॉर्मेंस चाहे कुछ भी हो, वो जब अंतिम युद्ध में जाते हैं तो वहां वो खेलते हैं, अरे भाई भाषा से तो हमारा बहुत पाला पड़ा है। तो जो लोग भी शामिल हुए वे लोग न तो गुमराह हैं
और न तो वे कुछ भी परफॉर्मेंस रहे कमजोर हैं, वे सब वॉरियर हैं। रही बात, टेस्ट होता ही है इसीलिए, रिफॉर्म के लिए टेस्ट होता ही है, इसीलिए सुधार के लिए। तो किसी का कुछ भी हो, बस हम जो मूल्यांकन प्रक्रिया बता रहे हैं उसमें शामिल हो जाइए। अंत में एक बार पुनः बता रहे हैं, चाहे जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, चाहे जिन्होंने बड़ा परफॉर्मेंस किया है, चाहे कोई कुछ भी परफॉर्मेंस किया है, हर व्यक्ति एक कॉपी बनाए, जो जो उन्होंने गलतियां किया है, जो जो उन्होंने गलत किया उस टॉपिक को लिखे। जिसको इस साल एग्जाम देना है 24 घंटे के अंदर दोहरा ले, जो अगले साल एग्जाम देना है वो सब टॉपिक इकट्ठा हो जाए, तो एक ही साथ 1 महीने का रिवीजन प्रोग्राम ले ले और सारा रिवाइज कर ले, फिर रिवाइज करते रहे। समझ में आ गया? तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा साधुवाद। मुझे उम्मीद है टेस्ट देते रहोगे, युद्धाभ्यास लड़ते रहोगे, छोटी मोटी लड़ाइयों से सबक लेते रहोगे और एक दिन आप बनोगे अंतिम विजेता, इतिहास निर्माता। धन्यवाद।